आईआर वाला पोर्शन जो है ना, जो हम लोग कर रहे हैं, वो थोड़ा सा जहां मैं स्लो हूँ, है ना, जहां मैं स्लो हो जाऊं वहां समझना कि दैट इज इंपॉर्टेंट, या जहां मैं ज्यादा बताने लग जाऊं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें मैं बताता हूँ बिकॉज आई एक्सपेक्ट कि वो एक अवेयर एस्पिरेंट या अवेयर जो भी तैयारी कर रहा है उसको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट नहीं भी हो, थोड़ा सा पुराना कंटेक्स्ट हो, बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि चलो गूगल कर लेना। जैसे ऑर्गेनाइजेशंस आज देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस और समिट्स में जब हम लोग आएंगे तो विल सी फ्यू थिंग्स। वो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे प्री के हिसाब से, बट हमको थोड़ा सा मोमेंटम अभी से बना के रखना है करंट अफेयर्स का, ताकि मेंस में भी हमको चीज़ें समझ में आ जाए। मैं मोस्ट ऑफ यू विल गेट थिंग्स, बट जिनको भी लगता है कि हाँ मेंस में दिक्कत आ सकती है, उनको थोड़ा सा अभी से माइंडसेट बन जाएगा इसी कंटेंट से, है ना। इसमें कुछ ऐसा भी खास करना नहीं है, बस एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि हाँ ऐसा ऐसा चल रहा है पूरे ग्लोबल लेवल पे। मैं बड़ी पिक्चर दिखा देता हूँ, आईआर में बड़ी पिक्चर दिखा दूंगा। फिर जब अपन कंटेंट पढ़ेंगे मेंस के समय में, देन विल सी, है ना, मेंस में और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आई विल टेल यू दोज थिंग्स। सो एज ऑफ नाउ विल स्टार्ट विद टुडे सेशन। आज आईआर वाला पार्ट एकदम खत्म कर लेंगे, देन विल पिकअप एक एक सेक्शन, है ना। इकोनॉमी एक दिन, इन्वायरमेंट एक दिन, साइंस एंड टेक एक दिन, और मिसलेनियस वाला उसको क्लब करके एक बार उसको खत्म कर लेंगे। मतलब 5-6 क्लास और लगेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड इंटरनेशनल सेक्शन ऑफ दृष्टि मैगजीन टिल पेज नंबर 58। टुडे विल बी स्टार्टिंग विद समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। सो अभी तक हमने इंटरनेशनल वाले पार्ट में बहुत कुछ कवर कर लिया था, 58 पेज नंबर तक हमने कवर कर लिया था। आज हम लोग समिट, कॉन्फ्रेंसेस और ऑर्गेनाइजेशन वाले पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड आई विल फिनिश ऑल द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स स्पेसिफिक टू इंटरनेशनल रिलेशन टुडे। ओके, देन वी विल सी इकोनॉमी एंड अदर थिंग्स। सो पहला न्यूज क्या है, ब्रिक्स 2024। ठीक है। ब्रिक्स इज एन इंपॉर्टेंट फोरम। ब्रिक्स का लिटरेचर फोरम हुआ। अब दिस लिटरेचर फोरम इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज कोई भी समिट होता है ना, जब बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का समिट होता है, जैसे एससीओ का समिट होता है या G20 का समिट होता है ना, जैसे लास्ट ईयर इंडिया ने, जो भी एक साल से तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, लास्ट ईयर G20 का समिट हुआ था इंडिया में। तो उसके पहले बहुत सारे छोटे छोटे समिट होते हैं। तो सिमिलरली ब्रिक्स का लिटरेचर फोरम का हुआ, कहाँ पर हुआ, कजान, रशिया। और जो समिट एक्चुअल में हो रहा है वो भी कजान, रशिया में ही हो रहा है ना, 16th ब्रिक्स समिट, ये देख लो आप लोग, है ना। मैंने इमेज भी लगाई है, जो हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे हैं ब्रिक्स समिट चल रहा है ना, उधर प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया अभी जस्ट। तो 16th ब्रिक्स समिट चल रहा है इस समय, है ना। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इट इज द 16th एनुअल ब्रिक्स समिट करंटली टेकिंग प्लेस इन कजान, है ना। तो जो भी चीज हो रही है वो कजान में, यहाँ पर जो छोटे छोटे फोरम वाली मीटिंग होती है वो भी कजान में हो रही है ना। This is the first BRICS summit to include Egypt, Ethiopia, Iran, and United Arab Emirates as the member following their accession to the organization at 15th। तो लास्ट वाला 15th ब्रिक्स समिट जो हुआ था उसमें ये 5 नए मेंबर्स को ऐड किया गया था, और इनके साथ ये 16th ब्रिक्स समिट पहली बार ऐसा है जिसमें ये मेंबर्स भी इंक्लूडेड हैं मीटिंग में। ठीक है। सो दिस इज होस्टेड बाय रशिया। कजान कहाँ है, रशिया में। ठीक है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस। हम लोग ब्रिक्स को क्यों पढ़ रहे हैं इस बार के लिए, अदरवाइज ये बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, ये समिट अमिट हर साल होती रहती है। ठीक है। इस बार हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि दीज न्यू कंट्रीज हैव जॉइंड ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, एंड ये पहली बार ऐसी मीटिंग थी जिसमें ये सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। दैट्स इट। सो यहाँ पर हमको इस लिटरेचर वाले में कुछ भी नहीं पढ़ना, नथिंग इज इंपॉर्टेंट, है ना। स्मार्टली विल लीव दैट। अगर हमको देखना हुआ तो हम लोग सिर्फ ये ब्रिक्स समिट वाली बात समझ लेंगे कि कहाँ पर हो रहा है। ये रशिया में हो रहा है, कजान। और इसमें जो 5 नए मेंबर्स इंक्लूड हुए हैं लास्ट ईयर, है ना, मतलब 15th में इंक्लूड हुए थे, 5th ब्रिक्स समिट में इंक्लूड हुए थे, और इस बार वो पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट्स इट। ये 5 मेंबर्स हमको याद रहने चाहिए नए वाले। आई टेल। अब यहाँ पर दूसरा न्यूज आइटम क्या है, अल्जेरिया जॉइंस ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, है ना। तो ब्रिक्स का अपना एक बैंक भी है ना। एनडीबी वाज स्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिक कंट्रीज इन 2015, है ना। 2015 में ये ब्रिक्स कंट्रीज ने मिलकर न्यू डेवलपमेंट बैंक को स्टैब्लिश किया था, जिसका एम है टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड डेवलपिंग नेशंस। सो इमर्जिंग इकोनॉमीज और डेवलपिंग नेशंस में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और स्मार्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उसको फंड करना इस पर्टिकुलर न्यू डेवलपमेंट बैंक का मैंडेट है। ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक और बात क्या है कि दिस बैंक, है ना, आई एम गिविंग द बैकग्राउंड, इसमें ये इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। जस्ट अ सेकेंड। दिस बैंक वाज क्रिएटेड, है ना, ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक क्रिएट किया गया था, दिस वाज क्रिएटेड टू रिड्यूस रिलायंस ऑन ट्रेडिशनल वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड करेंसीज सच एज द यूएस डॉलर एंड यूरो, देयरबाय फैसिलिटेटिंग म्यूचुअल लेंडिंग एंड सेटलमेंट ऑपरेशन विद इन द ब्रिक्स नेशन। तो बेसिकली ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक स्टैब्लिश करने का एम था, इट वाज टू रिड्यूस द रिलायंस ऑन
वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, है ना। वी ऑल नो कि जो भी फंडिंग होती है ना, जो भी ग्लोबल लेवल पे फंडिंग होती है, दीज आर कंट्रोल्ड बाय मेजोरिटी ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF इंस्टीट्यूशंस, वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो अभी क्या एम था कि वेस्ट के ऊपर हमारा रिलायंस को कम करना है और वी हैव टू फोकस मोर ऑन दीज डेवलपिंग कंट्रीज, है ना। जो ये ब्रिक्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, दिस कंसिस्ट ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज। सो दिस वाज द मेन एम ऑफ NDB। ब्रिक्स 2024 जो भी मैंने ऊपर बता दिया, रशिया में स्टार्ट हुआ है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रशिया, कजान में अभी चल रहा है। ठीक है, अक्टूबर देखो, है ना। और इसका मोटो क्या है? स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर अ इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। अब यहां पर कीवर्ड देखना है ना, पीसफुल वर्ल्ड के लिए हमको क्या चाहिए? मल्टीलैटरलिज्म। तो स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म, दिस इज द कीवर्ड, मेंस के लिए याद रखेंगे। Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, and UAE have joined BRICS as new members in 15th BRICS Summit, which was held in South Africa. So ये जो members include हुए थे 15th BRICS Summit में, इनका इंक्लूजन हुआ था और ये साउथ अफ्रीका में हेल्ड था। ठीक है, सो दिस ईयर इट इज इन रशिया। सो ब्रिक्स प्लस, है ना। अब जो ब्रिक्स था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, अब इसमें ये जो 5 कंट्रीज ऐड हो गई, तो अब ये क्या बन गया? ब्रिक्स प्लस। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बना था, ये कब बना था? 2014 की समिट जो हुई थी ब्रिक्स की, 6 समिट, उसमें ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन हुआ था। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, आई जस्ट हाईलाइटेड ना। इंपॉर्टेंट बस यही है कि ये 5 कंट्रीज कौन सी थी, है ना, दैट्स इट। और इसमें अर्जेंटीना को भी इनवाइट किया गया था, है ना। इस जो ये 5 कंट्रीज थी, इनके साथ साथ अर्जेंटीना को भी इनवाइट किया गया था, बट उसके जनरल इलेक्शंस के कारण वहां के जो प्रेसिडेंट थे, ही हैज विड्रॉन फ्रॉम द कंट्रीज मेंबरशिप एप्लीकेशन टू ब्रिक्स। सो ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, अभी किसी प्रीलिम्स में पूछा गया करंट अफेयर्स में, कि कौन सी कंट्री ऐसी थी जिसने विड्रॉ कर लिया था फ्रॉम ब्रिक्स। सो दिस इज अर्जेंटीना। 19th G20 समिट, लास्ट ईयर G20 का क्वेश्चन आया था हमारे प्रीलिम्स में 6 टाइम BPSC के। वो क्यों आया था? क्योंकि इंडिया was hosting the 18th BRICS summit। ठीक है, so this is the 19th BRICS summit, it will be held in Rio de Janeiro, ब्राजील, है ना। ब्राजील में होगा फ्रॉम नवंबर। सो आने वाले लाइक अगले महीने इट विल स्टार्ट। इस साल के समिट का थीम क्या है? बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। ओके, सो एक बार थीम भी याद रखेंगे। और G20 में लास्ट ईयर, है ना, इंडिया के अंडर द इंडियन प्रेसिडेंसी अफ्रीकन यूनियन ज्वाइंट G20। सो अभी टोटल मेंबरशिप कितनी हो गई है? 19 प्लस 1 अफ्रीकन यूनियन प्लस 1 यूरोपियन यूनियन, 21। ओके, सो स्टिल इट इज कॉल्ड G20, बट अफ्रीकन यूनियन has been included as the latest member group। ब्राजील, है ना, देखो ब्राजील टुक ओवर द G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम इंडिया, है ना। लास्ट ईयर इंडिया का प्रेसिडेंसी था, उससे ब्राजील ने प्रेसिडेंसी ली थी। अब जो अगला ब्रिक्स समिट होगा ना 2025 वाला, वो कहां पर होगा? साउथ अफ्रीका में। और 2026 वाला कहां होगा? यूनाइटेड स्टेट्स में। दैट्स इट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट दिस इज इंपॉर्टेंट कि 19th कहां था और 18th इंडिया में हुआ था लास्ट ईयर। तो स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ सकता है। देखो 18th, है ना, इंडिया की प्रेसिडेंसी में हुआ था। थीम क्या था, है ना, लास्ट ईयर का थीम क्या था? वन वर्ल्ड, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुदेव कुटुंबकम, है ना। अब यहाँ बेसिकली G20 के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड किया गया था। ठीक है, और ये जो थीम थी, है ना, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत टेक्स्ट ऑफ महा उपनिषद, है ना। ये भी लास्ट ईयर बहुत सारे पीसीएस के प्रीलिम्स में, एग्जाम्स में पूछा गया था। सो जस्ट हैव अ लुक। इसके अलावा इसमें पिछले साल वाले में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना। यहाँ पर क्या अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड कर लिया गया था? दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अफ्रीकन यूनियन क्या है ना? इट इज अ कॉन्टिनेंटल यूनियन कंसिस्टिंग ऑफ 55 मेंबर स्टेट्स लोकेटेड ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। So African Union is a union of all 55 members of Africa. So can anyone tell me in the comment box कि जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट है, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीज किस कॉन्टिनेंट पे है? कैन यू जस्ट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। और इसके बाद यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? आदिस अदाबा, इथियोपिया। ऐसे नाम देख लेंगे ना, दिस इज द कैपिटल, है ना। आदिस अदाबा इज द कैपिटल ऑफ इथियोपिया। ठीक है, इथियोपिया ऐसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट्स प्रेजेंट इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका नहीं पता है, यू जस्ट गो एंड गूगल ऑन द इमेज। एक और चीज लॉन्च हुई थी लास्ट में इंडिया के प्रेसिडेंसी में, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, है ना। इट इज एन इनिशिएटिव लेड बाय इंडिया, ना। इंडिया इज लीडिंग दिस ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। इसका एम क्या है? टू क्रिएट एन अलायंस अमंग गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स टू प्रमोट अडॉप्शन ऑफ बायोफ्यूल्स, ना। सी, एनर्जी में हमने डिस्कस किया है कई बार कि हम स्विच कर रहे हैं किधर, क्लीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी और सस्टेनेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, है ना।
तो बायोफ्यूल इज वन सच फ्यूल, ठीक है। सो बायोफ्यूल अगर आपको नहीं पता है, एक बार बायोफ्यूल के बारे में बेसिक्स पढ़ लेंगे, है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट, बायोफ्यूल is important from the point of view of mains also and for the point of view of prelims also. Now this has been asked in UPSC also multiple times. अब इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन थे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के? यहाँ पर इंडिया है, यूएस है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका। अभी इसमें से हमको ना सारी कंट्रीज के नाम नहीं याद करने, हमको जो मेजर पावर्स हैं, जो भी मेजर मेजर पावर्स हैं, जैसे इंडिया है ना, बस दिमाग में ये रख लेंगे और कभी आया तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। जस्ट ये याद रखेंगे 9 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उसमें इंडिया है, यूएस है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है ना। तो सी यूएई कितनी बार रिपीट हो रहा है, आगे भी मैं दिखाऊंगा कि यूएई का सिग्निफिकेंस कितना बढ़ रहा है ना, ग्लोबल लेवल पे और इंडिया के रिलेशन के रिस्पेक्ट में भी। सो जस्ट बड़े पावर्स का नाम याद रखेंगे एंड वील हैव अ बिग पिक्चर इन आवर माइंड कि अलायंसेज या ग्लोबली कोलैबोरेशंस हैं वो किन किन कंट्रीज के साथ हो रहे हैं और किस किस डोमेन में हो रहे हैं, है ना। सो बायोफ्यूल, क्लीन एनर्जी, इंडिया, यूएस, यूएई, ठीक है। देन कम्स एक और चीज लॉन्च हुई थी, ठीक है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसके लिए भी लाइक लास्ट ईयर जो हमारा समिट हुआ था G20 वाला, उसमें आईएमईसी को लॉन्च किया गया था। इट इज अ सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो क्या आईएमईसी क्या है? इट्स एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विच कनेक्ट्स इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप। सी बेसिकली इट इज ट्राइंग टू रिड्यूस या और इट इज ट्राइंग टू डेवलप अ ट्रेड रूट, है ना। ट्रेड रूट को डेवलप करना है फ्रॉम इंडिया टिल यूरोप, है ना। सो एक मैप देख लेते हैं ना, व्हाट इट इज ट्राइंग टू डू। जस्ट अ सेकेंड, बड़ा कर लेता हूं मैं मैप। तो बेसिकली ये ट्रेड रूट कहाँ से स्टार्ट होगा? इट विल स्टार्ट फ्रॉम इंडियाज, है ना, मुंद्रा पोर्ट, कांडला पोर्ट और जेएनपीटी, है ना, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, है ना। यहाँ से स्टार्ट होगा। इट विल कनेक्ट मुंबई टू यूएई। अब देख लो, है ना, यूएई जाएंगे, जाबेली अली यहाँ पर वो है, पोर्ट है, ठीक है। यहाँ से फिर कहाँ जाएंगे? फिर यूएई में यहाँ पर, एंड दिस इज अ रेल रूट, ठीक है। ये रेल रूट है और ये सी रूट है, ठीक है। सो इट इंक्लूड्स सी रूट एज वेल एज रेल रूट। यूएई के बाद कहाँ जाएंगे? सऊदी अरेबिया, ठीक है। उसके बाद जॉर्डन, उसके बाद हाइफा पोर्ट, है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, हाइफा पोर्ट। इसराइल, इसराइल से फिर यहां से सीधे मेडिटेरेनियन में निकलेंगे और कहां पहुंच जाएंगे? ग्रीस। सी दिस मेडिटेरेनियन तक पहुंचने का ये रास्ता है। पहले हम कैसे जाते थे? कभी भी हमको ट्रेड करना हुआ यूरोप से तो हम कहां से जाएंगे? अफ्रीका से ऐसे घूमते हुए, यू सी, इस तरीके से हमको यूरोप जाना पड़ता है। दूसरा, या तो हम यहां से जा सकते हैं ना, पाकिस्तान के थ्रू होके जा सकते हैं, बट पाकिस्तान हमको इस चीज के लिए अलाउ नहीं करता बिकॉज ऑफ आवर बैड रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। तो इतना छोटी सी स्टोरी समझ लो। इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी प्रोजेक्ट्स बहुत सारे चल रहे हैं, है ना, बट स्टिल बिकॉज ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान टर्मोइल वी आर नॉट एबल टू इम्प्रूव द सिचुएशन देयर। सो दिस इज अनदर आईएमईसी। लेकिन अभी इसको भी देख लो, है ना, जो इसराइल ईरान का वॉर चल रहा है उसमें क्या हो रहा है ना, दिस प्रोजेक्ट इज ऑल्सो गेटिंग इफेक्टेड। तो यहाँ पर एक बार कैजुअली रीड कर लेना। आईएमएसी विल इंक्लूड शिपिंग रूट, है ना, शिपिंग रूट मुंबई से यूएई और फिर यहाँ हाइफा से इधर ग्रीस। रेल नेटवर्क यूएई, सऊदी, जॉर्डन, है ना, विद इजरायली पोर्ट ऑफ हाइफा टू रीच द शोर्स ऑफ मेडिटेरेनियन। दिस इज आईएमईसी। सो बेसिकली आईएमईसी ये है। तो G20 इज ओवर। दिस इज क्वाड ना, फोर्थ क्वाड लीडर की समिट चल रही है ना। लीडर समिट को ट्रैक करेंगे, छोटे मोटे समिट्स जो होते हैं ना, कि फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे हो गया, तो विल नॉट ट्रैक दोज थिंग्स अंटिल कि वो बहुत ज्यादा कुछ न्यूज में रहा हो, है ना। सो दैट वाज नॉट द केस। फोर्थ समिट था, ठीक है, कहाँ हुआ था? विल्मिंगटन डेलावेरे इन यूएसए, ठीक है। सो दिस वाज होस्टेड बाय यूएस। अब यहाँ पर बेसिकली प्राइम मिनिस्टर कौन कौन से थे? ऑस्ट्रेलिया के थे, ठीक है, इंडिया के थे, जापान के थे और यूएस के थे, ठीक है। तो 4 क्वाड की ग्रुपिंग में कौन कौन है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान, 4 कंट्रीज। नेक्स्ट जो इसकी मीटिंग होगी, क्वाड समिट होगा, वो कहाँ होगा? इंडिया में 2025 में। ये याद रखेंगे बस। और क्वाड के लिए एक बिल पास किया गया कहां पर? यूएस हाउस में ना, यूएस के पार्लियामेंट में, विच एम्स टू इंक्रीज कोऑपरेशन बिटवीन द क्वाड की कंट्रीज। सो दिस इज द न्यूज ऑफ फेब्रवरी। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट आई हैव हाईलाइटेड क्योंकि दिया हुआ है। क्वाड का बेसिक है ना, क्वाड इज व्हाट? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इट्स अ स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस, ठीक है। ये इनिशिएट कब हुआ था? 2007 में, जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे के एफर्ट से। एक एक्सरसाइज मालाबार हमने कई बार देखा है ना, जो कहाँ होता है? वाइजैक में होता है, विशाखापट्टनम। जस्ट नो कि दिस इज द लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड इन विशाखापट्टनम, इंडिया। क्वाड से रिलेटेड एक और देखो, एक और क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है स्क्वाड, है ना। इट्स अ क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग कंप्राइजिंग ऑफ 4 इंडो पैसिफिक नेशंस ऑफ यूएस, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस एंड जापान। तो याद रखें कि क्वाड क्या है, स्क्वाड क्या है ना। स्क्वाड इज यूएस, ऑस्ट्रेलिया,
फिलीपींस एंड जापान। और ये चारों नेशंस कौन से हैं? इंडो पैसिफिक। अब हम जो कहते हैं ना, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, अगर नेवल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में थोड़ा भी पढ़ा होगा तो कॉन्फ्लिक्ट का मेजर रीजन क्या है? इंडियन ओशियन, ठीक है, इंडो पैसिफिक। सो यू सी हाउ कंट्रीज आर कोलैबोरेटिंग फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी, है ना। और प्राइमरी एम क्या है? काउंटर बैलेंस चाइनाज इन्फ्लुएंस अमिड टेरिटोरियल डिस्प्यूट विद फिलीपींस। तो चाइना का फिलीपींस से डिस्प्यूट है किस चीज के लिए? 9 डैश लाइन के लिए साउथ चाइना सी में, है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट दीज कंट्रीज, है ना। और यूएस तो सब जगह जा ही रहा है ना। यूएस का चाइना से राइवलरी, अभी मैंने ऊपर ही बताया ना, मल्टीलैटरलिज्म की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वर्ल्ड क्या हो रहा है? बाइपोलर, है ना। हमने पढ़ा होगा कि पहले एक पोल था यूएस, देन केम टू पोल, है ना, यूएस रशिया। अब रशिया को रिप्लेस कर रहा है कौन? चाइना एज द सेकंड ग्लोबल पावर। सो यूएस और रशिया और यूएस और चाइना, है ना, दीज टू आर फाइटिंग राइट नाउ इन एवरी एस्पेक्ट, है ना। यू सी रशिया यूक्रेन वॉर, इसराइल ईरान वॉर, एवरीवेयर दीज थ्री बिग कंट्रीज विल बी इन्वॉल्व। सो उन सब डिटेल में हम लोग बाद में जाएंगे। एज ऑफ नाउ बस आप समझ लो कि 4 इंडो पैसिफिक नेशंस हैं एंड दीज आर फॉर्मिंग एन अलायंस और अ ग्रुपिंग इन द इंडो पैसिफिक रीजन टू काउंटर बैलेंस चाइनाज। ठीक है, चाइना का जो फिलीपींस के साथ डिस्प्यूट है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए। सो दिस इज ओवर। ये सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, दीज थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, है ना। इसको बिल्कुल बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है कुछ भी यहाँ पर। सेकंड इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल, है ना। तो मिनिस्ट्रियल लेवल पे कोई राउंड टेबल है ना, इस तरह की छोटी मोटी चीजों पर हम ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। बट कोऑपरेशन किस चीज में हो रहा है? एनहांस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर इन द इमर्जिंग एंड फ्यूचरिस्टिक एरिया, जो इमर्ज कर रहे हैं नई, इवन इन टेक्नोलॉजी, और जो फ्यूचरिस्टिक एरियाज जैसे वाटर मैनेजमेंट, है ना, इस तरह की चीजों पे वी हैव कोलैबोरेशन। सस्टेनेबिलिटी, हेल्थ केयर, डिजिटाइजेशन, है ना, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, कनेक्टिविटी, दीज आर इमर्जिंग एंड फ्यूचरिस्टिक एरियाज। तो जस्ट हैव अ लुक, मतलब ये कीवर्ड्स आपको है ना एक एक बड़ा पिक्चर दिखा देंगे, है ना, विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल रिलेशन क्या चल रहा है ना, व्हाट आर द मेजर इश्यूज गोइंग ऑन इन इंटरनेशनल रिलेशन, और हाउ गवर्नेंस एंड पॉलिसीज आर फ्रेम्ड ऑन एंड ऑन व्हाट एस्पेक्ट्स, ठीक है। सो ये पिलर्स थे। नथिंग इज इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए, अपने लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इनटू इंडिया। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये इकोनॉमी वाले सेक्शन में जब आएंगे, एफडीआई की एक रिपोर्ट है, वहां भी ये चीज मेंशन्ड है। बट जस्ट रिमेंबर कि ना, कभी पूछ ले कोई कि इंडिया का सबसे ज्यादा एफडीआई कहाँ से आता है, तो सिंगापुर से आता है, दैट्स इट। सिक्स इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग, है ना। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग हुआ। दिस इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। बस यहाँ एक नाम देखा, कैनबरा, तो मेरे को रिकॉल हो गया कि ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा, दैट्स इट। India and Australia recently held two significant bilateral meetings to enhance their comprehensive strategic partnership. So यहाँ पर बेसिकली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या है? कंप्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। कब ये स्टैब्लिश हुई थी? 2020 में, ठीक है। सो उस समय ये प्रीलिम्स में बहुत बहुत सारे प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। सो दिस इज कि हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। अब आप देख लो क्वाड, है ना, क्वाड मैंने अभी ऊपर बताया, यूएसए के साथ हमारा है ही है ना। with Japan also we have, with this Australia also we have. So comprehensive strategic partnership, strategic partnership क्या हो सकती है? किसी पर्टिकुलर एरिया में हो सकती है कि हम इस पर्टिकुलर एरिया में स्ट्रैटेजी बना के वी हैव पार्टनरशिप। एग्जांपल ट्रेड हो गया, है ना, इन्वायरमेंट हो गया, मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गया, ये हो गया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किसी पर्टिकुलर एरिया में। बट कंप्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मतलब दैट इज अ वेरी बिग लेवल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज, कि आप हर इंपॉर्टेंट चीज पे एक दूसरे को कोऑपरेट करोगे, या वो रिलेशनशिप स्ट्रैटेजिक होगी, ना, टू काउंटर कॉमन थ्रेट्स। इन इंडियाज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, है ना, दिस वाज आल्सो लॉन्च बाय इंडिया। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, दिस इज एन इंडियन इनिशिएटिव, ये याद रखना है ना। इफ यू डोंट नो, अभी आगे भी आएगा, आई विल एक्सप्लेन देयर। अदरवाइज यू जस्ट गूगल कि इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव क्या है ना। टू एंश्योर एन ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, है ना। सो दिस इज द एम ऑफ इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। बाकी यहां पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आई हैव जस्ट हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। मतलब प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स इट। दिस इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बस यहाँ पर एक लाइन आई हैव अंडरलाइन विच इज आसियान का सेक्रेटेरिएट कहाँ पर लोकेटेड है? जकार्ता, इंडोनेशिया, ठीक है, दैट्स इट। कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है मैं बताता जाऊंगा ना कि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। अब जो ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन गए थे, है ना, ही ऑल्सो वेंट टू रशिया, है ना, कुछ दिन पहले रशिया भी होके आए थे। तो रिसेंटली पीएम मोदी पेड एन ऑफिशियल विजिट टू रशियन फेडरेशन। और किस चीज के लिए गए थे? ये जो 22nd एनुअल समिट होता है ना इंडिया रशिया के बीच में, क्या एनुअल समिट होता है, तो 22nd एनुअल समिट था। तो कोई खास बड़ी बात नहीं है, हर साल होता है। जस्ट कंटेक्स्ट बता दिया कि यूक्रेन और रशिया के पास एक दूसरे के पास, लाइक इंडिया आगे पीछे गया था। तो
उस समय ये चीज हो रही थी कि आप रशिया के आपका यूक्रेन और रशिया वॉर पे क्या वो है, स्टैंड है आपका इंडिया का। सो दिस वाज अ मेजर इशू रनिंग इन न्यूज़पेपर, दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू दीस थिंग्स। तो मॉस्को, ठीक है। यूएस का रशिया का कैपिटल क्या है? मॉस्को। और यहीं पे रशिया के प्रेसिडेंट ने कॉन्फर किया रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू ऑफ अपोस्टल, ऑन प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो दिस इज जस्ट इन इंपॉर्टेंट वन लाइनर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग कहाँ हुई है? इंडिया में, पहली बार, है ना, पहली बार हुई है। इंडिया होस्ट किया है 46 सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग, और कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में, भारत मंडपम, ठीक है, जुलाई में, ठीक है, जस्ट रिमेंबर द डेट ऑल्सो। अब बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया में पहली बार हुआ है, ठीक है, दैट्स द इंपॉर्टेंस, जस्ट रिमेंबर द प्लेस एंड दिस 46 सेशन वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और इस पर्टिकुलर सेशन में कितने नए वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डिक्लेयर किया गया? 24, है ना, पूरे वर्ल्ड ओवर में, ठीक है, 24 नए वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डिक्लेयर किया गया। उनमें से 19 कल्चरल है, 4 नेचुरल है, 1 मिक्स प्रॉपर्टी है। तो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का रिकॉग्निशन मिलता है 3 कैटेगरी में मिलता है, कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड। मिक्स कैटेगरी में इंडिया से कौन है? प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। और इस पर्टिकुलर 46 सेशन में, है ना, मॉइडम्स को इंडिया का 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। और दिस इज द फर्स्ट कल्चरल साइट फ्रॉम आसाम, ठीक है। तो ये मॉइडम्स है, दिस इज द फर्स्ट कल्चरल साइट। तो किस कैटेगरी में इंक्लूड किया गया था इंडिया के मॉइडम्स को? कल्चरल साइट के उसमें, ठीक है। और मॉइडम्स है क्या? दीज आर द सेक्रेड बरियल माउंट्स ऑफ अहोम डायनेस्टी। तो अहोम डायनेस्टी के जो भी किंग्स थे या जो भी उनके लीनियज थी, वो उनका जो सेक्रेड बरियल माउंट जहां पर उनको दफनाया गया, दिस प्लेस इज कॉल्ड मॉइडम्स, है ना। दिस इज द थर्ड वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी फ्रॉम आसाम, है ना। आसाम का मैंने बोला पहला कल्चरल साइट है, बट थर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अदर टूज आर काजीरंगा और मानस। सो हमने जो फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था शायद नेशनल वाले पार्ट में, आई हैव टोल्ड यू दीज थिंग्स। तो फ्यू एडिशनल चीजें यहाँ पर थी दैट आई हैव हाईलाइटेड। तो यू मस्ट रिमेंबर, है ना, यूनेस्को साइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ना। इस बार भी प्रीलिम्स, यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा, लास्ट ईयर भी 2 क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स में थे, बीपीएससी के प्रीलिम्स में हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है ना यूनेस्को से। सो बी वेरी क्लियर विद दिस। और इस सेशन में एक इंपॉर्टेंट बात क्या हुई? चूंकि इंडिया होस्ट कर रहा था, तो दो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया 1 मिलियन ग्रांट टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर। तो हमने क्या ग्रांट दिया है? 1 मिलियन डॉलर का। सो दिस रिमेंबर दिस, $1 मिलियन, है ना। $100 मिलियन आ जाए ऑप्शन में तो जस्ट कट इट, है ना। $1 मिलियन किस चीज के लिए? कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्निकल असिस्टेंस एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स, पर्टिकुलरली बेनिफिटिंग ग्लोबल साउथ। इंडिया का फोकस क्या है? इंडिया किसका लीडर बनना चाह रहा है? ग्लोबल साउथ की कंट्रीज। ग्लोबल साउथ में क्या हो गया? जो ये अफ्रीका की कंट्रीज हैं या जो साउथ है ना, इक्वेटर के नीचे, जनरली, मतलब वैसा क्लियर कट डिवीजन नहीं है, बट जनरली इट इज अंडरस्टूड दैट ग्लोबल साउथ मींस टुवर्ड्स द सदर्न, है ना, साउथ ऑफ इक्वेटर। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो थोड़ी सी पुअर कंट्रीज हैं, तो इंडिया उसका लीडर बनना चाहता है। सो दैट्स इट। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, नथिंग इज इंपॉर्टेंट हियर, है ना, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जस्ट इफ यू नो आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में, दैट्स इट। आइवरी कोस्ट ज्वाइंस यूएन वाटर कन्वेंशन, जस्ट ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आई जस्ट हाईलाइटेड दीज थिंग्स, है ना। इट हैज बिकेम द 53rd पार्टी टू दिस पर्टिकुलर वाटर कन्वेंशन। बस ये याद रखना, आइवरी कोस्ट, और मैप में देखना आइवरी कोस्ट कहाँ पर है, जस्ट सी दैट, ठीक है। इन व्यू ऑफ इंक्रीज्ड वाटर स्ट्रेस एंड द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इंक्रीज वाटर स्ट्रेस, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, मेजर इशू चल रहा है ग्लोबल लेवल पे, जस्ट कीप अ ट्रेंड, है ना, दिमाग में ये रखो कि वाटर स्ट्रेस हो रहा है और क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट हो रहा है। तो अफ्रीकन द एक्शन रिफ्लेक्ट्स ट्रेंड अमंग अफ्रीकन कंट्रीज टू इंप्रूव कोऑपरेटिव वाटर मैनेजमेंट। तो ग्लोबल लेवल पे कैसे कॉपरेशन हो रहा है इन द फॉर टैकलिंग वाटर क्राइसिस। सो दिस इज हाउ वाटर कमीशन वर्क्स, है ना। वाटर कमीशन काम करता है, इस पे पॉलिसी मेकिंग करता है। आइवरी कोस्ट ने अभी ज्वाइन किया, दैट्स इट, वन लाइन, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, है ना, बांग्लादेश ने ज्वाइन किया एज अ 5th मेंबर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, विच कंट्री हैज ज्वाइंड कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एज द 5th मेंबर स्टेट? बांग्लादेश, ठीक है। और इस ग्रुपिंग में और कौन इंक्लूडेड? इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव, दैट्स इट। सेचिल्स क्या है? ऑब्जर्वर स्टेट है, इट इज नॉट अ मेंबर स्टेट, ये याद रखेंगे। बाकी ये सब पुरानी बातें हैं, इनमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ यू जस्ट वांट टू रीड दिस हाईलाइटेड सेक्शन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, यू जस्ट रीड इट ना। इसका भी यही है ना, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एम्स टू लिमिट चाइनाज इन्फ्लुएंस इन दिस स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन, रिड्यूस प्रेजेंस विद इन द मेंबर कंट्रीज। तो इन जो कंट्रीज हैं, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, है ना,
और अभी बांग्लादेश, इन कंट्रीज में चाइना का इन्फ्लुएंस कम करना इस पर्टिकुलर डायलॉग का एम है ना। दैट्स इट। 50th G7 लीडर समिट। G7 है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, सो यू मस्ट नो अबाउट G7। G7 के बारे में पता होना चाहिए, G20 के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक है ना। क्वाड के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट हैव अ लुक इन द विकिपीडिया और जस्ट उनका बेसिक देख लिया, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मेंबर्स कौन कौन से हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, फाउंड क्यों हुआ था, बेसिक्स चीजें, विकिपीडिया जैसी चीजें उनको हम रीड कर लेंगे, ठीक है। 50th G7 लीडर समिट कहाँ हुआ था? इटली में, ठीक। एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटेंडेड द समिट एज एन आउटरीच कंट्री। तो इंडिया इज नॉट अ मेंबर, है ना, इंडिया मेंबर नहीं है G7 का। इंडिया के को इनवाइट किया जाता है एज एन आउटरीच कंट्री, ठीक है। इटली इनवाइटेड 11 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इन द आउटरीच सेशन ऑफ G7, ठीक है। दिस इज दिस व्हाट आई हैव सेड। G7 में मेंबर्स कौन कौन है देखो, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए, दीज आर द मेंबर्स ऑफ G7। G7 का एजेंडा किस चीज पे फोकस था? ग्लोबल साउथ। अभी मैंने ग्लोबल साउथ ऊपर बता ही दिया कि ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है। इफ यू डोंट नो, जस्ट इफ यू वांट टू रीड इन डिटेल, ट्राई टू रीड थ्रू गूगल, ठीक है। G7 कंट्रीज आर एनहेंसिंग देयर सपोर्ट टू यूक्रेन, ना, यूक्रेन के लिए सपोर्ट करने का उन्होंने कुछ बात कही, ठीक है। एक G7 का इनिशिएटिव है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, है ना। तो G7 का ये एक इनिशिएटिव है ना, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या करेंगे? टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन मिडिल क्लास एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो चाइना क्या करता है ना, ये चाइना की एक चाइना से रिलेटेड एक की टर्म है ना, चेकबुक डिप्लोमेसी। तो चाइना क्या करता है? पैसा देता है छोटे छोटे गरीब कंट्रीज को और उन वहां पर पावर कैप्चर करता है या अपने हिसाब से चीजों को करवाता है, ठीक है। सो टू स्टॉप दैट, दिस G7 कंट्रीज हैज लॉन्च PGII, है ना। इसका एम क्या करेगा? फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। जैसे हम्बन टोटा पोर्ट है ना, चाइना ने पैसे दिए, या मतलब बहुत ओवर सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं मैं, चाइना हैज फंडेड दैट, है ना। सो वी वांट टू स्टॉप दैट, है ना। ऐसा चाइना का एक छत्र राज नहीं होना चाहिए, एंड बिकॉज ऑफ दैट दीज कंट्रीज आर स्टार्टिंग मल्टीपल इनिशिएटिव। फिर क्या बात हुई? इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, है ना, मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी प्रमोट करना है। दिस वाज अ कमिटमेंट मेड बाय G7 कंट्रीज। IMC ऊपर हमने डिस्कस कर ही लिया। G7 ऑल्सो एक्सटेंडेड सपोर्ट फॉर द लॉबिटो कॉरिडोर, लुजॉन कॉरिडोर एंड मिडिल कॉरिडोर, है ना। जस्ट इसको मैप में देख लेंगे एक बार, है ना। यहाँ पर बेसिकली दिया हुआ है लॉबिटो कॉरिडोर क्या है, ट्रेड रूट इन सेंट्रल अफ्रीका, ठीक है। लुजॉन कॉरिडोर क्या है? इट्स एन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर लोकेटेड इन लुजॉन, है ना, आइलैंड ऑफ लुजॉन इन फिलीपींस। लुजॉन इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस आइलैंड इन फिलीपींस। दिस इज इंपॉर्टेंट ना, अपने ज्योग्राफी में मैपिंग वाले पार्ट में एक बार वापस से लुजॉन को जाके देख लेंगे कहाँ पर है ना, फिलीपींस में कहाँ पर है। मिडिल कॉरिडोर ऑल्सो नोन एज ट्रांस कैस्पियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट इज अ मेजर ट्रेड रूट कनेक्टिंग एशिया एंड यूरोप। आप देख लो ना, दीज आर व्हाट कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स विच आर न्यू, है ना, जो नए कॉरिडोर्स स्टैब्लिश हो रहे हैं। दीज आर सम ऑफ द न्यू कॉरिडोर्स विच आर बीइंग स्टैब्लिश्ड एट द ग्लोबल लेवल, है ना, वर्ल्ड के लेवल पे। IORA, इसके बारे में कुछ बेसिक दिया हुआ है, 97 में स्टैब्लिश्ड है, नथिंग इज इंपॉर्टेंट, अपने कैजुअली अगर आपको देखना हो तो यू कैन जस्ट सी, ठीक है। बाली, है ना, दिस इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड वाटर फोरम, दिस इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं। बाली, इंडोनेशिया कैपिटल, ठीक है। वर्ल्ड वाटर फोरम के बारे में बेसिकली थोड़ा सा बताया हुआ है ना, इट इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल गैदरिंग इन द वाटर सेक्टर इन्वॉल्विंग वेरियस स्टेक होल्डर्स। सो नथिंग इज इंपॉर्टेंट, जस्ट रीड फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें भी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नथिंग इज इंपॉर्टेंट। आई जस्ट हाईलाइटेड कि 2024 का ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? बार्सिलोना। बार्सिलोना कहाँ है? स्पेन, ठीक है। को ऑर्गेनाइज बाय यूनेस्को, यूनेस्को का नाम था इसलिए मैंने ये चीज को हाईलाइट कर दिया। इफ एनी बिग ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड, थोड़ा सा देख लेंगे ना, बेसिक सा जानकारी के लिए। सो आई हैव हाईलाइटेड दीज थिंग्स। इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ये इंपॉर्टेंट है, अगर देखना हो तो देख लेना, यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ ओशियन साइंसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2021 से 30। नथिंग इज इंपॉर्टेंट, जस्ट हैव अ अंडरस्टैंडिंग। इन कियोस, है ना, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेटिक्स सर्विसेज, ये कहाँ पर लोकेटेड है? इट्स लोकेटेड इन हैदराबाद। सो दिस इज लोकेटेड इन हैदराबाद। ये इंडिया का ओशियन इंफॉर्मेटिक्स सर्विसेज का सेंटर है, नेशनल सेंटर है। सो नथिंग, इसमें प्रीलिम्स के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। रायसीना डायलॉग, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हर साल होता है ना। दिस इज होस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड जो थिंक टैंक है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, और 2016 में स्टार्ट किया गया था। इस साल का जो थीम था चतुरंग, और ये जनवरी में होता है ना, जनवरी में। सो नथिंग इज इंपॉर्टेंट, इट्स अ like strategic kind of dialogue. 7th Indian Ocean Conference, nothing is important,
ठीक है, यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट हैव टू स्किप ऑल दोज थिंग्स। 19th नैम समिट है ना, 19th नैम समिट कब हुआ था? जनवरी। नैम इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस में भले पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पर आप बस ये रीड कर लेना जो भी हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर यूपीआई मैंने क्यों हाईलाइट किया, क्योंकि अभी इंडिया ने क्या किया, बहुत सारे कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करते हैं और बहुत सारे कंट्रीज में कहाँ कहाँ यूपीआई लॉन्च कर रहे हैं, है ना। सो जस्ट रिमेंबर कि इंडिया ने किस किस कंट्री के साथ यूपीआई की सर्विसेज को लॉन्च किया है। ये हमने ऑलरेडी जीके टुडे में भी देखा था, बहुत सारी कंट्रीज, नेपाल हो गई, है ना, और भी कंट्रीज थी। सो दिस इज ओवर, है ना, ये वाला पार्ट हो गया, है ना। कॉल विल गेट डिस्कनेक्टेड, उसके बाद हम लोग ये वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं, रिपोर्ट एंड इंडिसेस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट एंड इंडिसेस से, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसको हाईलाइट क्यों किया है, क्योंकि दिस हैज बीन आस्क्ड इन मल्टीपल एग्जाम्स, है ना, मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा जाता है, दैट्स व्हाई वी शुड नो अबाउट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो 2024 का रिपोर्ट रिलीज हुआ है एंड इंडिया स्लिप्ड वन रैंक डाउन फ्रॉम द लास्ट ईयर टू 85। सो इस बार इंडिया की रैंक कितनी है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में? 85। लास्ट ईयर कितनी थी? 84। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट। कौन रिलीज करता है? हेनले एंड पार्टनर्स, है ना, इट्स अ ग्लोबल सिटीजनशिप एंड रेसिडेंट एडवाइजरी की कोई कंपनी है ना, जैसे इतना सा सिंप्लीफाई समझ लो कि इट्स एन एडवाइजरी फर्म, सो नथिंग, नो बिग ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड, सो दिस रैंक इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। फाइनली यहाँ पर क्या करते हैं, रैंकिंग करते हैं ऑफ ऑल कंट्रीज वर्ल्ड पासपोर्ट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेस्टिनेशन देयर होल्डर्स कैन एक्सेस विदाउट अ प्रायर वीजा। सो बिना वीजा के आप किस किस कंट्री में विजिट कर सकते हो, कितनी कंट्रीज में विजिट कर सकते हो, इसका एक रैंकिंग है। सो सिंपली दिस थिंग ये बता दिया, है ना। जो इसमें टॉप की कंट्रीज हैं वो कहाँ है? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन, है ना। वीजा फ्री एक्सेस कितनी कंट्रीज में कर सकते हैं इनके सिटीजन्स? 194 कंट्रीज में, ठीक है। इंडिया में कितने कंट्रीज में जा सकते हैं विदाउट वीजा? 62। सो इंडिया इज रैंक 85th। ओके, सो दिस इज जस्ट द इंपॉर्टेंट थिंग एंड द कंटेक्स्ट, है ना, कंटेक्स्ट भी जानना जरूरी है। सो दिस इज द कंटेक्स्ट। बाकी ये आपको रीड करना हो तो कर लेना, है ना, नथिंग इज इंपॉर्टेंट हियर। मर्सर, है ना, मर्सर्स 2024 कॉस्ट ऑफ लिविंग डाटा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप 69 में पूछा था, है ना, कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बस जो रिपोर्ट में है ना वो मेनली हमको इसी चीज पे फोकस करना है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है, बस वो वन लाइनर क्वेश्चन होगा। इफ यू नो यू नो, इफ यू डोंट नो यू डोंट नो, है ना, उसमें कोई भी हम गेस वर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी कहानी हमको पढ़नी जरूरी नहीं है, ठीक है। ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, जस्ट यू ऑल्सो, जब आप हाईलाइट करोगे अपने मैगजीन में, जस्ट हाईलाइट दीज थिंग्स, अदरवाइज you just have to remember which organization is releasing these reports, nothing is important, ठीक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स, दिस इज रिलीज बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस, जस्ट रिमेंबर दिस, और ये कहाँ लोकेटेड है? ऑस्ट्रेलिया का थिंक टैंक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये ग्लोबल पीस इंडेक्स में लाइक इन डिटेल, है ना, सम डिटेल भी पूछा गया है यूपी पीसीएस के पेपर में कई बार, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। तो पॉसिबल इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पीस इज न्यूली इंक्लूडेड इन दिस रिसर्च, है ना। तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पीस पे क्या हो रहा है ना, ग्लोबल पीस पे क्या हो रहा है, क्योंकि हम मैंने वो ऊपर बताया ना, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे कौन कंट्रीज इफेक्ट हो रही है मेजरली? जो ये ओशियंस के अराउंड है ना, जो कोस्टल कंट्रीज हैं, दोज आर मेजरली इफेक्टेड, है ना। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ड्राउट, फ्लड, है ना, अफ्रीका में आप देखिए भुखमरी। सो इससे क्या हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट, है ना, इंटरनल टर्मोइल भी हो रहा है बहुत सारी कंट्रीज में, सो वो पीस को इफेक्ट कर रहा है। सो दिस हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर ग्लोबल पीस इंडेक्स। 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स फाइंड्स दैट द वर्ल्ड बिकेम लेस पीसफुल फॉर द 12th टाइम इन द लास्ट 16 years। वर्ल्ड बिकेम लेस पीसफुल, व्हाई? इसराइल, ईरान, है ना, इधर हाउथीज, ना, दिस मिडिल ईस्ट इज कंटिन्यूअसली इन टर्मोइल फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स, रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है। सो दिस इज मेकिंग वर्ल्ड लेस पीसफुल, सो दैट इज द ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। आइसलैंड रिमेन्स द मोस्ट पीसफुल कंट्री, है ना। ओवरऑल अगर कभी ऐसा ऑप्शन भी आ जाए ना कि विच पर्टिकुलर रीजन, है ना, रीजन के फॉर्म में अगर पूछा तो हमेशा यूरोप टिक करना है ना, यूरोप इज मोस्ट पीसफुल कंट्री, मतलब रीजन ओवरऑल, नॉट कंट्री, रीजन, ठीक है। यहाँ वही बता रहा है ना, गाजा और यूक्रेन वॉर के कारण क्या हो गया? ग्लोबल फॉल इन पीसफुलनेस, दैट्स इट। और यहाँ पर क्या है? यमन, है ना, यमन हमने देखा हाउती रिवॉल्ट से रिलेटेड है। यमन इज द लीस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड इन द 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स, है ना। सूडान भी देखो, साउथ सूडान, अफगानिस्तान, यूक्रेन, सब क्या है? वॉर टॉर्न कंट्रीज है, सब जगह कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, दैट्स इट। सिपरी, अब दिस इज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट एक कंटेक्स्ट बन जाए दिमाग में, है ना, यू नो अंडरस्टैंड दिस रिपोर्ट्स।
सिप्री क्या करती है ना, न्यूक्लियर है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल सिप्री है क्या, है ना, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगेन कोई इंस्टीट्यूट है ना, वी डोंट हैव टू केयर अबाउट दैट। इसने क्या पाया है कि इंडिया हैज 172 न्यूक्लियर वेपन्स, है ना, जो हमारे पास न्यूक्लियर, कल हमने देखा था ना पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी किसके साथ, यूएई के साथ। तो पीसफुल यूज में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन ये जो बॉम्ब्स होते हैं ना, न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं, न्यूक्लियर आर्सनल होती हैं कंट्री के पास ना, इंडिया इज अ न्यूक्लियर कंट्री, ठीक है, उसके पास न्यूक्लियर आर्सनल है ना, इट कैन स्ट्राइक, ठीक है, सो दैट कैन बी यूज इन वॉर, सो दैट इज नॉट पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। सो पीसफुल यूज ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर कैसे होती है, दैट इज थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, है ना, विच फॉर विच वी हैव कोलैबोरेटेड विद यूएई, है ना। सो यहां पर क्या है, इंडिया के पास 172 न्यूक्लियर वेपन्स है एंड इज नाउ अहेड ऑफ पाकिस्तान। सो पाकिस्तान से हमारे पास दो ज्यादा है शायद ना, इन द रैंकिंग ऑफ न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो कंट्री जो पूरी वर्ल्ड है उसमें न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज कौन कौन सी है, 9 है ना, 9 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं। कौन कौन है, परमानेंट 5 है ना, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, दे आर न्यूक्लियरली आर्म्ड। वो कौन से हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना, ठीक है। इसके अलावा कौन है, इंडिया, पाकिस्तान, दीज आर नॉट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी मेंबर्स काउंसिल, उनके परमानेंट मेंबर्स नहीं है, ठीक है। इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास है, डिक्लेयर्ड है ना, एवरीवन नोज, एवरी कंट्री हैज एक्सेप्टेड दैट दीज कंट्रीज आर हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स ना। तो इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास है, नॉर्थ कोरिया के पास है, ठीक है। आप नॉर्थ कोरिया कॉन्फ्लिक्ट देखो किसके साथ हो रहा है, चाइना के साथ, बिकॉज दे ऑल्सो हैव न्यूक्लियर वेपन्स एंड दे आर अगेंस्ट चाइना, ठीक है। साउथ कोरिया इज अ पार्टनर ऑफ व्हाट, वेस्ट, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स, यू विल सी ऑलवेज यूनाइटेड स्टेट्स हेल्पिंग साउथ कोरिया ना। तो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का भी कॉन्फ्लिक्ट है, सो हमको उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एंड इसराइल, और इसराइल के भी पास क्या है, न्यूक्लियर आर्सनल। अब यहां पर है ना, बेसिकली अप्रोक्सीमेटली 2100 ऑफ द डिप्लॉयड वॉरहेड्स आर ऑन हाई ऑपरेशनल अलर्ट, प्राइमरी हेल्ड बाय रशिया। अब ये स्टोरी है ना, this is the story, just read if you have interest in this particular thing, you just read, Russia and US remain dominant, holding 90% of the world's nuclear weapons। तो वर्ल्ड में जितने न्यूक्लियर वेपन है सबसे ज्यादा किसके पास है, रशिया के पास। आप समझो अब रशिया यूक्रेन का, सॉरी, रशिया और यूएस का क्या कॉन्फ्लिक्ट है ना, बिकॉज वाई दे आर एट वॉर्स, दे हैव, रशिया हैज न्यूक्लियर वेपन्स, यूएसए हैज न्यूक्लियर वेपन्स, रशिया के पास ज्यादा है ना। इंडिया के पास कितने, 172 बता ही दिया था, है ना, और पाकिस्तान के पास कितने, 170। तो मतलब हमारे पास जो डिक्लेयर्ड है ना, वो हमारे पास दो ज्यादा है। और इंडिया क्या चीज पे एम कर रहा है, इंडिया इज एम्फसाइजिंग लॉन्ग रेंज वेपन्स एम्ड एट चाइना। तो अब इंडिया जो वेपन्स न्यूक्लियर वॉरहेड्स जनरेट कर रहा है या जो डेवलप कर रहा है थ्रू डीआरडीओ और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इट इज एम्फसाइजिंग ऑन लॉन्ग रेंज वेपन्स, ताकि हम स्ट्राइक रेंज हमारी कहाँ तक हो, चाइना तक, बिकॉज चाइना के साथ भी हमारा रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है ना। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जस्ट नो कि रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, ये रिपोर्ट में हमको कुछ भी नहीं पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज जो ये प्रेस फ्रीडम से रिलेटेड रिपोर्ट आती है ना हर साल, वो गवर्नमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहता है हमेशा। सो नथिंग इन प्रीलिम्स विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस कॉन्फ्लिक्ट एरिया ना, जिसमें गवर्नमेंट का कॉन्फ्लिक्ट हो किसी रिपोर्ट के साथ, उसको कभी नहीं पूछा जाएगा और पूछा भी नहीं गया है कभी। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। थीम क्या थी, है ना, थीम यहां पर मेंशन्ड है। रैंक 1 किसकी थी, स्विट्जरलैंड, है ना। अब यहां पर बेसिकली बताया, हैज डिक्लाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 30 ईयर्स। जो ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डिक्लाइन हुआ है पहली बार 30 साल में। किस कारण से, कोविड, वॉर इन यूक्रेन, क्लाइमेट चेंज, है ना, हर चीज ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। वर्ल्ड इज नॉट ऑन ट्रैक टू अचीव द एसडीजी गोल्स, है ना। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो पूरा ग्लोबल लेवल पे जो डेवलपमेंट्स चल रही है उसके अकॉर्डिंग हम एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे 2030 तक। दिस इज द thing which report has said. Life expectancy has declined globally for the first time since World War II। आप सोचो, है ना, सोचो कि एक यूनाइटेड नेशंस लेवल की रिपोर्ट ऐसा कह रही है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिक्लाइन पहली बार हुई है सिंस वर्ल्ड वॉर टू, 1945 के बाद, बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस, है ना। क्राइसिस क्या क्या है, ये जो वॉर्स चल रही है ना, पैंडेमिक हो गया, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सो दीज आर अफेक्टिंग द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, है ना, इन टर्न अफेक्टिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट। ग्लोबल एजुकेशन क्राइसिस भी डीपेन हुआ है ऑब्वियसली, है ना, कोविड के कारण। ग्लोबल जेंडर गैप भी वाइडन हो गया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स। मेल फीमेल के बीच में जो गैप है इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, दिस ऑल्सो हैज इंक्रीज, वाइडेंड मतलब बढ़ गया है, हाई बढ़ गई है।
वर्ल्ड इज फेसिंग ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस, है ना। इस तरीके के कीवर्ड्स जब मिले ना, इनको नोट कर लिया करो, ये मेंस में कंक्लूजन में लिखने में बड़े अच्छे लगते हैं ना। इफ यू गेट सम क्वेश्चन ऑन एनवायरमेंट, यू कैन कोट की अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इज फेसिंग ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी एंड पॉल्यूशन। ऐसे में भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस क्या क्या है? क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, पॉल्यूशन, तीन चीज को इसने बहुत बड़ा प्लैनेट के लेवल पे क्राइसिस बताया है। इंडिया का HDI स्कोर, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना, 0.644 इन 2022, और क्या रैंक थी? 134। सो दिस थ्री फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, स्कोर क्या है ना, और रैंक क्या है, और लास्ट ईयर क्या था? 135, 2021 में। इंडिया को किस कैटेगरी में रखा गया है? मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। ये सब चीजें पढ़नी हो पढ़ लेना, है ना, प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बताया गया है ना, तीन डायमेंशंस होते हैं इसके: अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, एजुकेशन, और अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये पूछता है कई बार कि ह्यूमन डेवलपमेंट, पूछा भी है ना यूपीएससी के पहले के PYQs में, ये पूछा भी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पूछा है, हंगर इंडेक्स के बारे में पूछा है, ठीक है, कि उनके अंदर के कंपोनेंट्स क्या है। तो यहाँ पर लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, है ना, इसके बेसिस पे वो जज करते हैं, रैंक करते हैं। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन में भी क्या है? मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग ना। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे पता चलता है? ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, है ना। तो दीज थिंग्स, ये तीन कीवर्ड याद रखेंगे। जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लॉन्च किया गया था, है ना, इट इज बेस्ड ऑन द अप्रोच डेवलप बाय महबूब उल हक और अमर्त्य सेन, वर्किंग ऑन द ह्यूमन कैपेबिलिटीज, है ना। ह्यूमन कैपेबिलिटी अप्रोच इज रिलेटेड टू हुम? अमर्त्य सेन। इसको एक बार गूगल भी कर लेंगे ना, अमर्त्य सेन कौन थे और महबूब उल हक कौन थे, है ना, उनका रिलेशन क्या था विद ह्यूमन डेवलपमेंट। और अमर्त्य सेन का वो है ना, कैपेबिलिटी अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट। सो अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच क्या है? कभी फ्री टाइम में बैठे हो तो जस्ट गूगल इट, है ना। एसए में यूज करने में, एसए में यूज होता है उसका कई बार। फ्री टाइम में बैठे हो, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। प्रीलिम्स के लिए ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ, ठीक है। अब इसी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ साथ जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स भी रिलीज होती है। जेंडर गैप हमने देखा था, दो चीज बड़ा याद रखना, जेंडर गैप रिपोर्ट, है ना। जेंडर गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और जो किसके साथ आता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के साथ आता है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी, UNDP, है ना। जेंडर गैप, है ना, गैप कौन बताएगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया की रैंक कितनी है इसमें? 108, ठीक है, बस इतना सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मेंस के लिए भी आप यूज कर सकते हो इन सब डाटा को। फिर यहां पर सिप्री की बात होगी ना, इंडिया वर्ल्ड्स टॉप आर्म्स इंपोर्टर, तो इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। कब? 2019 से 2023 तक के बीच का ये डाटा है। फाइव लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स, अब आप देख लो कि कंट्रीज का जो इंटरेस्ट है, या जो हम ऊपर देख रहे थे ना, इंडिया US का एग्रीमेंट है, डिफेंस में कोऑपरेशन है, या इंडिया रशिया का डिफेंस में कोऑपरेशन है, तो उसमें देखो आप क्या डिफेंस का जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है ना, आर्म्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, वो कौन है? इंडिया है इस समय वर्ल्ड में, ठीक है। फाइव लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स, अब एक्सपोर्टर्स कौन है? US, है ना, फ्रांस, रशिया, चाइना, जर्मनी, सब पावरफुल कंट्रीज है ना। सो जस्ट सी कि कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, कौन इंपोर्ट कर रहा है। दे आर अकाउंटेड फॉर 75% ऑफ ऑल द आर्म्स एक्सपोर्ट। ये सारी कंट्रीज 75% जो आर्म्स का ट्रेड होता है ग्लोबल लेवल पे, उसको कंट्रोल करती है या उसको अकाउंट करती है। US का अकेला शेयर कितना है? लगभग 45%, 42% ग्लोबल शेयर। रशिया, है ना, रशिया का आर्म्स एक्सपोर्ट कम हो गया, क्यों? क्योंकि सैंक्शंस लगे हुए हैं रशिया पे, है ना, फ्रॉम US, ठीक है। तो रशिया का आर्म्स एक्सपोर्ट कम हो गया है, ठीक है। इंडिया, है ना, इंडिया कितना परसेंट अपना इंपोर्ट जो करता है वो कहाँ से करता है? 2/3 रशिया से, ठीक है। नॉट 2/3, 34%। जो रशिया का एक्सपोर्ट है वो इंडिया को कितना मिलता है? 34%। फाइव लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर, इंडिया है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, यूक्रेन है, पाकिस्तान है, जो इंपोर्ट कर रहे हैं इन कंट्रीज से। दैट्स एक, ये इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट स्टोरी लाइन में बता दिया कि क्या चल रहा है ना ग्लोबल लेवल पे, कैसे डायनामिक्स शेप होता है इन सब चीजों का। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। SDG देख लिया तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ पढ़ लिया जाए उसको। तो एशिया पैसिफिक से रिलेटेड ना, एशिया पैसिफिक जो एरिया है उससे रिलेटेड SDG प्रोग्रेस रिपोर्ट आई है। ये कौन रिलीज करता है? UN इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस कंटेक्स के लिए बता रहा हूँ, है ना, एशिया पैसिफिक रीजन की बात कर रहा है यहाँ पर। SDG का प्रोग्रेस क्या है? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, द रीजन विल नॉट अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अंटिल 2062, है ना। अभी टारगेट क्या बताया था SDG अचीव करने का? 2000 कितना है? 30। बट इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एशिया पैसिफिक जो रीजन है
इसमें सस्टेनेबल गोल्स 2062 तक अचीव नहीं हो पाएंगे अकॉर्डिंग टू द करंट पेस। जिस लेवल पे हम अभी काम कर रहे हैं, जिस लेवल पे अभी कंट्रीज काम कर रही हैं एसडीजीज पे, उसके हिसाब से 2062 तक तो आप भूल जाइए कि एसडीजी गोल्स अचीव हो पाएंगे, है ना। लास्ट क्लास में मैंने बोला था 17 एसडीजी गोल्स हैं, ये आपको टिप्स पे याद होने चाहिए ना। ये कभी भी पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। टारगेट्स याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट रिमेंबर कि 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं, ये 17 गोल्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। गोल नंबर 1 क्या है? पॉवर्टी। गोल नंबर 2 क्या है? हंगर, है ना। तो बस ऐसे याद रख लेंगे हम लोग। वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स, अब ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग है ना। दिस इज ऑल्सो कॉन्फ्लिक्टिंग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो जस्ट रिमेंबर कि ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, है ना। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट क्या है? रिसर्च बॉडी ऑफ ब्रिटिश न्यूज़पेपर इकोनॉमिस्ट। जो इकोनॉमिस्ट अखबार आती है, कहाँ की? ब्रिटेन की अखबार है, उसका एक रिसर्च यूनिट है, वो रिलीज करता है ये रिपोर्ट। सो इस बार भी यही हुआ था, है ना, फरवरी में जब ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी, और इसमें इंडिया को क्या बोला गया था? फ्लॉड डेमोक्रेसी। इंडिया की डेमोक्रेसी फ्लॉड है ना। देखो, इंडिया को फ्लॉड डेमोक्रेसी कैटेगरी में रखा गया था, तो गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था इस रिपोर्ट को। सो पूछने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, बट जस्ट अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, है ना, हमने जीके टुडे किया था, तब भी मैंने बोला था कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स हैं, जस्ट नोट इट डाउन। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। थीम क्या है, टाइटल क्या है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट लिसन, जस्ट रीड इट। फ्रॉम लाइफ टू लैब, साइंस इन एक्शन, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या बोल रहा है? रिस्क कौन कौन से हैं? लीथल कॉन्फ्लिक्ट, है ना। कॉन्फ्लिक्ट हम देख ही रहे हैं, रशिया यूक्रेन, इसराइल ईरान, है ना। और भी जो अफ्रीका में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, या और यमन में हो रहा है, दीज कॉन्फ्लिक्ट्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल रिस्क। रिस्क बहुत तरीके के होते हैं, इकोनॉमिक रिस्क होता है ना। इकोनॉमिक रिस्क सबसे बड़ा है। बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है। इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो आप, हर चीज महंगी होगी, है ना। तो एवरीथिंग विल बी इफेक्टेड, एजुकेशन इफेक्ट होगा, हेल्थ इफेक्ट होगा, एवरीथिंग विल बी इफेक्ट। स्पेंडिंग कम होगी उस पर गवर्नमेंट की, है ना, लोग कम स्पेंड करेंगे, महंगाई होगी, तो एवरीथिंग विल बी इफेक्टेड। सो दीज आर सम ऑफ द ग्लोबल रिस्क। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, है ना, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, हम लोग सब देख रहे हैं। सोसाइटल डिसकंटेंट, सोसाइटी में डिसकंटेंट हो रहा है, किस वजह से? है ना, बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजिक चेंजेस, सोशल मीडिया, है ना, हेटरेड, दीज थिंग्स आर इंक्रीजिंग। सो ये ग्लोबल रिस्क बता रहा है ना। देखो यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन थ्रू एआई, है ना। एआई के थ्रू भी मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन हो रहा है। कम्युनिटी में, कम्युनिटी को लड़ाया जा रहा है ना, देशों को लड़ाया जा रहा है। सो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, सोशल सोसाइटल पोलराइजेशन, तो समाज क्या हो रहा है? पोलराइज हो रहा है ना, एक्सट्रीम्स में। इंडिया में देखते हो आप, हिंदू मुस्लिम, ठीक है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, क्रिटिकल चेंजेस टू द अर्थ सिस्टम, है ना, अर्थ का जो सिस्टम है वो चेंज हो रहा है, हाइड्रोस्फीयर चेंज हो रहा है, लिथो ये अपना एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट एंड इकोसिस्टम कोलैप्स, है ना, बायोडाइवर्सिटी में भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। दीज थिंग्स आर ग्लोबल रिस्क। अब यहां पर उस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है ना, जस्ट कैजुअली रीड कर सकते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जैसे इतना याद रखना, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, जस्ट रिमेंबर दिस, बाकी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, है ना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का अभी लास्ट वीक ही 2024 का रिपोर्ट आया है। जस्ट गूगल इट एंड सी इट। अदरवाइज जब हम लोग अक्टूबर वाला मैगजीन करेंगे जीके टुडे, विल हैव अ लुक ऑन दैट आल्सो। और मैंने पोस्ट भी किया है ना, टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट भी किया है, चैनल पे भी पोस्ट किया है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन रिलीज करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, बस नाम याद रखेंगे। हंगर इंडेक्स देख के ये नहीं कर देंगे कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन या कोई इस तरीके की यूएन की ऑर्गेनाइजेशन टिक नहीं करेंगे ना। हंगर इंडेक्स मतलब कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ, दीज आर लोकेटेड इन जर्मनी, उन वहां की ऑर्गेनाइजेशन है। इस 2023 के अकॉर्डिंग 111 है, इस बार के अकॉर्डिंग 105 है, ऐसा कुछ है ना। विल सी दैट जब 2024 वाला हम डाटा देखेंगे, अभी इसको रहने देते हैं। इसकी जो कैटेगरीज है ना, किस डायमेंशंस में, मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ हंगर को बताता है। अंडर न्यूट्रिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टालिटी, है ना, इन सबको मिला के, इन सबको 1/3, 1/6, 1/6, 1/3 वेटेज देके ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्कोर कैलकुलेट किया जा सकता है। ये भी यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया है कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसके 4 इंडिकेटर्स, या विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेटर्स ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है यूपीएससी के। तो ये 4 चीज याद रखेंगे। अंडर नरिशमेंट, है ना, इसमें अब क्या होता है? शेयर ऑफ द पॉपुलेशन
उस कैलोरी इंटेक इज इनसफिशिएंट, है ना, उनको कैलोरी इंटेक जो हम खाना खाते हैं उससे कैलोरीज मिलती हैं, जो हमारी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती, तो क्या होता है, अंडर नरिशमेंट, है ना। चाइल्ड स्टंटिंग क्या होता है, एक्सप्लेन किया हुआ है। चाइल्ड वेस्टिंग, दिस इज एक्सप्लेन। मोर्टेलिटी क्या होता है, दिस इज एक्सप्लेन। और ये वेटेज है। दिस इज नॉट, वेटेज इज नॉट इंपॉर्टेंट, बस ये चार कंपोनेंट याद रखना है प्रीलिम्स के लिए। दैट्स इट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स। हंगर सबसे ज्यादा कहाँ है, हाईएस्ट हंगर साउथ एशिया, जहां हम रह रहे हैं, इंडिया, है ना, इंडिया के आसपास की जो कंट्रीज है साउथ एशिया। और अफ्रीका, अफ्रीका के भी कहाँ, साउथ ऑफ सहारा। साउथ ऑफ सहारा की कंट्रीज जरा देखना। सहारा क्या है, डेजर्ट है। साउथ ऑफ सहारा खाली देखना कौन कौन सी कंट्रीज हैं, वी विल सी कि जो वहां पर कंट्रीज हैं कितने ज्यादा गरीब कंट्रीज है, और वहां पर सबसे ज्यादा क्लाइमेट का इम्पैक्ट भी है। दैट्स इट, है ना, ये सब अभी छोड़ देंगे। 2024 वाला खाली रैंक देख लेंगे हम लोग। इंटरनेशनल इवेंट्स, ठीक है, ये लास्ट चीज, लास्ट है। इंटरनेशनल इवेंट, सुपर टाइफून यागी हैज स्ट्राइक डाउन इन साउथ ईस्ट एशिया। सितंबर की बात है, जस्ट रिमेंबर कि साउथ ईस्ट एशिया में इस सुपर टाइफून यागी आया था। बाकी इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंस के हिसाब से बड़े देखना हो तो देख लो, है ना। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म टू स्ट्राइक एशिया ओवर 10 ईयर्स, इन ओवर 10 ईयर्स। तो अगर कभी मेंस में क्लाइमेट से रिलेटेड या कभी एसए में कंटेक्स्ट देना हुआ तो यू कैन ऑलवेज कोट कि ना, इन द रिसेंट 2024 सुपर टाइफून यागी ना वाज कैटेगराइज्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म टू स्ट्राइक एशिया इन ओवर लास्ट 10 ईयर्स, है ना। सो क्लाइमेट चेंज को कभी एम्फसाइज करना हुआ या कुछ ऐसा फैक्ट देना हुआ तो यू कैन ऑलवेज कोट दीज थिंग्स। कहाँ कहाँ इंपैक्ट किया, फिलीपींस में और चाइना में, ठीक है। अब देखो, one of the most powerful typhoons in the region over the past decade, wind speed of more than 200 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आप इमेजिन करो। बाइक और गाड़ी चलाते हो, जस्ट इमेजिन कि किस स्पीड पे चलाते हो, एंड 200 किलोमीटर पर आवर, है ना, कितनी हाई स्पीड है ना, कितने हाई स्पीड का ये टाइफून था। इसमें बस इतना सा एक कैजुअल नाम याद रखना, नथिंग एल्स। ऑपरेशन सद्भावना, है ना, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या लॉन्च किया था, ऑपरेशन सद्भावना, अ ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव एम्ड फॉर प्रोवाइडिंग क्रूशियल असिस्टेंस, है ना, टू अफेक्टेड कंट्रीज बाय टाइफून यागी। तो इसके इससे जो भी रिलेटेड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस था उसके लिए इंडिया ने सद्भावना ऑपरेशन लॉन्च किया था। तो जस्ट रिमेंबर कि किस चीज के लिए किया था, विद रिस्पेक्ट टू दिस यागी, किस चीज के अंडर किया था, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, है ना। और इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर एज अ ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ टू नेशंस, है ना। तो दिस इज जस्ट द कीवर्ड। ये हम लोग देखते भी है ना, सागर डॉक्ट्राइन जो है हमारा, सागर डॉक्ट्राइन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसके अंडर हम ये काम करते हैं, दैट इज अंडर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ये सब मीन्स के समय देखेंगे, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। अदर रेस्क्यू ऑपरेशंस, जो लास्ट के कुछ इंपॉर्टेंट रेस्क्यू ऑपरेशंस है उनकी लिस्ट दी हुई है, तो बहुत पुराना नहीं देखना है हमको ना, बहुत पुराना नहीं जाना, ये सब बहुत पुराना नहीं देखेंगे। बस ये 2023 वाला देख लेंगे। ऑपरेशन कावेरी किस चीज के लिए लॉन्च किया गया था, सूडान में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। ऑपरेशन अजय 2023 में लॉन्च किया था, किस चीज के लिए, इसराइल और पैलेस्टीन में जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था उसके लिए लॉन्च किया गया था ना। दैट्स इट। बाकी ये देखना हो तो आपको देख लेना, अदरवाइज इतना पुराना इज नॉट इंपॉर्टेंट। 2023 का हो गया, 2024 का हो गया, एक दो और हमको मिल ही जाएगा आगे। बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस, है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज न्यूज ऑफ जून। साउथ कोरिया, इंडिया, यूएस एंड जापान, इन कंट्रीज ने मिलकर क्या किया, लॉन्च द बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस टू एड्रेस द ड्रग सप्लाई शॉर्टेज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक। सो द कोविड पैंडेमिक समय ग्लोबल लेवल पर ड्रग का सप्लाई का शॉर्टेज हो गया था, क्योंकि मैंने पहले भी बताया ना कि सारी जो इंडस्ट्री है जो ड्रग से रिलेटेड एपीआईज बनाती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वो कहाँ बन रही थी, चाइना में, है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट सप्लाई चेन पूरा डिस्टर्ब हो गया था ड्यूरिंग कोविड। उसी सप्लाई चेन को आगे अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो ग्लोबल लेवल पे, टू टैकल दैट बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस हैज बीन लॉन्च बिटवीन साउथ कोरिया, इंडिया, यूएस एंड जापान। सो दैट्स इट। फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई थी, इनॉग्रल मीटिंग सैन डियागो यूएस में, है ना, कब, 2024 में। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल एग्जीबिशन, इसी के बारे में दिया गया है। इट्स अ स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन दैट सीक्स टू सपोर्ट वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी while ensuring a consistent and safe global supply of बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, है ना, सब कंसिस्टेंट भी हो ये जो सप्लाई चेन है और सेफ भी हो, ठीक है। इट्स गोल इज टू ब्रिंग पार्टिसिपेटिंग नेशंस बायो पॉलिसीज, जो हमारे इन चार देशों की बायो से रिलेटेड पॉलिसी है, लॉ है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इनको क्या करें, एक कॉमन दिशा दें, है ना, गिव अ कॉमन डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज सैन डियागो, बता ही दिया, है ना। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है ना, इस कन्वेंशन में,
अकेडमिक्स होंगे, नॉन प्रॉफिट, गवर्नमेंट एजेंसीज, दिस थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। जैसे पढ़ने के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो समझ में बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी स्टोरी बनती है ना, यू गेट बेटर लिंकेजेस। दिस इज इंपॉर्टेंट। ईयू अप्रूव्स वर्ल्ड्स फर्स्ट मेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ, है ना, बिल्कुल पूछ सकता है, वन लाइनर, है ना। वर्ल्ड्स फर्स्ट मेजर सेट ऑफ रेगुलेटरी ग्राउंड रूल्स टू गवर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज रिसेंटली अप्रूव्ड बाय ईयूज पार्लियामेंट। सो इंपॉर्टेंट है ना, कि ग्लोबल लेवल पे जो रेगुलेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उस चीज के लिए पहली बार किसी ने कानून बनाया है वर्ल्ड में, तो वो किसने, यूरोपियन यूनियन ने। दैट्स इट, है ना। और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब रीड करना हो तो अपने हिसाब से रीड कर लेना, नथिंग इज इंपॉर्टेंट। चाइना ओपन्स किंगलिंग स्टेशन फॉर अंटार्कटिका। अब यहाँ पर अंटार्कटिका देखा तो जस्ट हैव अ लुक, है ना। चाइना हैज ऑफिशियली ओपन द किंगलिंग स्टेशन। अब ये चाइना ने ओपन किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अब यहाँ कर क्या रहे हैं, अंटार्कटिक में हो क्या रहा है, इसका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दे देता हूँ, ठीक है। सो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये जो आर्टिक है, अंटार्कटिक है, दीज आर गेटिंग इफेक्टेड, है ना। आइस ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, आइस मेल्ट हो रहे हैं, तो मेनी थिंग्स, मेनी न्यू थिंग्स आर हैपनिंग, है ना। ओशन का सी लेवल राइज भी हो रहा है। सो फॉर दीज थिंग्स कंट्रीज जो भी है ना, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, इंडिया भी है ना, इंडिया है, रशिया है, यूएस है, दे हैव बिल्ड रिसर्च स्टेशंस इन दिस अंटार्कटिक एंड आर्टिक। सो बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे ये, दिस इज वाइटल फॉर comprehending climate change, sea level rise and other environmental changes, challenges facing the world. सो इस चीज पे यहाँ पर रिसर्च की जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस चाइनाज स्टेशन। अब इंडिया का क्या क्या स्टेशन है यहाँ पर, इंडिया के 3 स्टेशन हैं अंटार्कटिक में, बिल्कुल याद रखेंगे, यूपीएससी में कई बार पूछा है ना। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, दीज 3 आर इंडिया रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिक। ओके, एक बार आर्टिक में भी चेक करेंगे इंडिया का, आर्टिक में कौन कौन से रिसर्च स्टेशन है। अब इसके बारे में दिया हुआ है तीनों के बारे में। दक्षिण गंगोत्री, है ना, कब खुला था, 1983 में, फिर डीकमीशन हो गया 1990 में, है ना, मतलब बंद हो गया। देन कम्स मैत्री, है ना, 1989 में इसका स्टार्ट किया गया था। और भारती तो थर्ड 2012 में स्टार्ट किया गया था। तो अभी ऑपरेशनल कौन है, 2 ऑपरेशनल है, क्योंकि ये तीसरा दक्षिण गंगोत्री जो था, इट हैज बीन डीकमीशन। सो अभी 2 एक्टिव हैं हमारे अंटार्कटिक में रिसर्च स्टेशन। इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, है ना, अक्टूबर लास्ट ईयर की बात है, स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, अभी आपने सब चीज सुन ली होगी, है ना। जस्ट हमास कीवर्ड है, हमास कहाँ पर, किसका ऑर्गेनाइजेशन है, पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। हाउथीज कहाँ के हैं, है ना। दीज थिंग्स जस्ट यू माइट हैव हर्ड ऑल दोज थिंग्स, यू जस्ट हैव टू गूगल इट एंड सी कि ये कहाँ से रिलेटेड है, ठीक है। हाउथीज आर रिलेटेड टू यमन, हेजबोला इज रिलेटेड टू लेबनान, ठीक है, जो अभी हेजबोला और इसराइल में, वो आपने सुना भी होगा ना, पेजर अटैक हुआ था। गाजा स्ट्रिप कहाँ है ना, मैप में देख लेंगे, ठीक है। बाकी ये सब बैकग्राउंड है, यू डोंट नीड। वेस्ट बैंक कहाँ पर है, लोकेशन है। बीपीएससी में इतना डिटेल में नहीं जाएगा, डोंट वरी, है ना, बट जस्ट फॉर द क्यूरियोसिटी से, अभी ये फैक्ट्स यहाँ पर दिए हुए ना। वेस्ट बैंक इज नॉट इन द वेस्ट बट टू द ईस्ट ऑफ इसराइल। मैप खोल के देख लेंगे एक बार कहाँ पर है वेस्ट बैंक, किन 2 कंट्रीज के बीच में, इसराइल और जॉर्डन, पूछा हुआ है यूपीएससी में। गाजा कहाँ है, इज अ स्ट्रिप लोकेटेड बिटवीन इसराइल एंड इजिप्ट, है ना, एक बार मैप में देख लेंगे। गोलन हाइट्स कहाँ लोकेटेड है ना, बैक टू दैट, इसराइल हैज कैप्चर्ड फ्रॉम सीरिया, तो इसराइल और सीरिया के बॉर्डर पे था, इसराइल ने इसको कैप्चर किया था 1967 में, तो गोलन हाइट्स पूछा हुआ है यूपीएससी में भी। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट, और ये लास्ट है न्यूज इन शॉर्ट, है ना। अगेन यहाँ पर क्या है, टाइम्स मैगजीन का टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसमें इंडियंस के क्या कौन कौन से नाम है, 15 इंडियंस के नाम है इसमें। इसमें से भी जो न्यूज में थे, सुंदर पिचई, अश्विनी वैष्णव हमारे मिनिस्टर ऑफ आई, अनिल कपूर, है ना, ही वॉज इन न्यूज बहुत ज्यादा, बिकॉज इनके ऊपर कोई डीप फेक का अटैक हुआ था थ्रू सम फोटोज, और ये कोर्ट गए थे, है ना, यस, न्यू दिल्ली कोर्ट रूल्ड इन हिज फेवर कर्बिंग एंटिटीज फ्रॉम मिसयूजिंग हिज इमेज। तो कोई एआई का इमेज यूज कर रहा था डीप फेक बना के, फॉर दैट ही वेंट टू द कोर्ट एंड ही फॉट द केस, सो दैट्स व्हाई हिज नेम इज देयर। नंदन नीलेखेनी, है ना, ही इज द फाउंडर ऑफ को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस, ऑलवेज इन न्यूज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। सो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बस कैजुअली बता दिया, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है प्री के लिए अपने कुछ भी, है ना। दिस इज ऑल्सो सिंस इट हैज गेन्ड यूनेस्को स्टेटस, है ना, जापान सादो गोल्ड माइन गेन्स यूनेस्को स्टेटस, जो ये अभी मीटिंग हुई थी ना, उसमें इसको भी यूनेस्को स्टेटस मिला है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, जापान में। किस लिए लोकेटेड है, बिकॉज ऑफ टेरेबल पास्ट ऑफ मिसट्रीटिंग कोरियन लेबरर्स इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो कोरिया के वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान में कोरियन लेबरर्स थे इस पर्टिकुलर माइन में, उनके साथ बहुत ज्यादा मिसट्रीटमेंट हुआ था। सो बिकॉज ऑफ दैट इट हैज गेन्ड
यूनेस्को स्टेटस। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट रिमेंबर कि ये माइन कहाँ लोकेटेड है, जापान में। प्रीलिम्स के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली, एक्चुअली नथिंग इज इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है। नेवा रिवर कहाँ पर है, सेंट पीटर्सबर्ग में, है ना। और जो हमारा पेरिस है, पेरिस में कौन सा रिवर फ्लो होता है, प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा एंड सोमालिया गेट्स सीट इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो अभी मैंने बताया कि यूएन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने परमानेंट मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। उनमें से अभी ये लोग जून में दीज कंट्रीज हैव गॉट इलेक्टेड एज न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। सो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो हर 2 साल पे रोटेट होते हैं, है ना, हर 2 साल पे नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। सो इस बार कौन हुआ है, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, ये 5 नाम याद रखेंगे। परमानेंट मेंबर्स मैंने बताया था अभी ऊपर, चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूके है और यूएस। दिस इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट। एफएटीएफ एक बार गूगल करके विकीपीडिया देख लेंगे, एफएटीएफ क्या है ना। एफएटीएफ इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश्ड इन 1989 बाय द G7। सो एफएटीएफ किसका पार्ट है, G7 कंट्रीज। G7 हमने ऊपर देखा था अभी। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करना, काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग को देखना, है ना, काउंटर प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग को देखना। सो दिस इज हेडक्वार्टर्ड इन पेरिस। नथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, जस्ट जनरल नॉलेज। साउथ कोरिया, यूएस, जापान लॉन्चेस फर्स्ट ट्राइलेटरल मल्टी डोमेन एक्सरसाइज। सो सी, साउथ कौन कौन कंट्रीज का नाम देखा करो हमेशा, कौन कौन कोलैबोरेट कर रहे हैं, साउथ कोरिया, यूएस, जापान। क्या मकसद हो सकता है, चाइना को कंटेन करना, है ना। कहां पर हुआ, साउथ कोरिया के आइलैंड में, जेजू, है ना, साउथ कोरिया का एक आइलैंड है जेजू। और यहां पर इसका नाम क्या था, फ्रीडम एज। दिस इज इंपॉर्टेंट, फ्रीडम एज was is the first trilateral multi domain exercise among which 3 countries, है ना। ऐसे 3 3 ऑप्शन करके दे सकता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि ग्रुपिंग जो है ना, आप पहचानोगे कैसे, ऑप्शन ऑप्शन आपको इतना आसान देगा बीपीएससी, अगर ये क्वेश्चन बना भी तो आप उसको, अगर समझा हुआ कंसेप्ट है कि कौन कौन सी कंट्रीज पार्टनर्स हैं, तो वी कैन ऑब्वियसली एलिमिनेट दो ऑप्शंस, है ना। साउथ कोरिया, यूएस, जापान। फ्रीडम एज कहाँ हुआ, साउथ कोरिया में। अब देख लो, साउथ कोरिया, चाइना ना कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा रहते हैं, तो these countries are conducting these exercises. Similarly happens in साउथ चाइना सी ऑल्सो। साउथ चाइना सी में कौन करता है, चाइना करता है। कई बार यूएस के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, कई बार फिलीपींस के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, कई बार जापान के साथ होता है, ताइवान के साथ होता है। ठीक है। डेनमार्क्स पायनियरिंग कार्बन टैक्स ऑन गैसी काउज एंड पिग्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी कंट्री ने अभी कार्बन टैक्स लगाया है काउज और पिग्स पे, है ना। सो डेनमार्क। क्यों, क्योंकि जो ये पिग्स और काउज होती हैं, दीज आर व्हाट, these are cows along with sheep and goat are members of the ruminant family and have 4 stomach, है ना, इनके 4 स्टमक होते हैं पेट में। और इनका जो स्पेशल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो प्रोड्यूस क्या करता है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मीथेन। मीथेन मतलब CH4 एंड इट इज अ पावरफुल ग्रीन हाउस गैस। सो जब ग्रीन हाउस गैस के बारे में पढ़ लो तो जस्ट रीड कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, CO2 है ना, NO2 है, मीथेन है ना। मीथेन हमको कहाँ से मिलता है, पैडी के प्लांट से मिलता है। जो पैडी, जो चावल की खेती होती है, पानी में डाल के चावल उगता है, वहां से भी पैडी रिलीज, ये मीथेन रिलीज होता है। सो दैट इज ऑल्सो रिलीजिंग मीथेन विच इज अ ग्लोबल ग्रीन हाउस, सॉरी, विच इज अ ग्रीन हाउस गैस। ठीक है। सो डेनमार्क ने ये कार्बन टैक्स लगाया है। सो जस्ट ना रिमेंबर दिस। एक लाइनर, वन लाइनर है, समझने के लिए इतनी कहानी है, अदरवाइज वन लाइनर है। बाकी इधर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये मैंने कुछ कुछ हाईलाइट किया है ना, नो यू कैन, नो विल गेट द कंटेक्स्ट। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। थाईलैंड पासिस मैरिज इक्वालिटी बिल, है ना। कौन सी कंट्री ने मैरिज इक्वालिटी बिल पास किया फर्स्ट टाइम इन साउथ एशिया, थाईलैंड। जस्ट रिमेंबर दिस वन लाइन। ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, दे हैव लीगलाइज्ड सेम सेक्स मैरिज। ठीक है, सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया है और ये फर्स्ट कंट्री बन गई है साउथ ईस्ट एशिया में टू अलाउ सेम सेक्स यूनियंस। ठीक है। और ये किसका पार्ट है, LGBTQ राइट्स का पार्ट है। ठीक है, दिस इज द मूवमेंट गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। सिमिलरली वुमेन राइट्स से भी हर तरीके के राइट्स के मूवमेंट चलते हैं ना, राइट्स आर लाइक एवर एक्सपैंडिंग। सो दिस इज मूवमेंट ऑफ, दिस इज पार्ट ऑफ द LGBTQ+ राइट्स मूवमेंट। ताइवान और नेपाल, नेपाल ने अभी अभी दिया है ना, अप्रैल 2024 में प्रोविजनली रिकॉग्नाइज सेम सेक्स
यूनियंस। सो अगर पूछ ले कि साउथ एशिया में कौन है तो नेपाल है, अगर साउथ ईस्ट एशिया में पूछ ले तो कौन है, थाईलैंड है ना। ताइवान ने 2019 में ही कर दिया था। वैसे पूछेगा नहीं है ना, इस तरह की चीजें पूछी नहीं जाती, बट स्टिल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इनॉग्रेटेड इन चाइल्ड, ठीक है, कहाँ पर, चाइल्ड में एंडीज माउंटेन है वहां पर, है ना। और ये जो नया ऑब्जर्वेटरी बना है ना, ये वाला जो ऑब्जर्वेटरी बना है, इट इज सरपासिंग द अटकामा लार्ज मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप। अटकामा डेजर्ट भी हमने देखा था ना, कहाँ है, चाइल्ड में। और ये अटकामा लार्ज मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप जो है, ये भी लोकेटेड कहाँ है, चाइल्ड में, है ना, एंडीज माउंटेन्स पे। अभी हमने एक फोटो शेयर किया था ना, उसका लद्दाख पे भी हमारा क्या, माइस माइस करके एक वो ऑब्जर्वेटरी इंस्टॉल हुआ है। तो दीज ऑब्जर्वेटरीज आर जनरली स्टैब्लिश्ड एट हाई माउंटेन्स सो दैट क्लियर इमेज हो, पॉल्यूशन का भी इम्पैक्ट होता है, बहुत सारी चीजें हैं ना टेलीस्कोप को इंस्टॉल करने में। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया हुआ है, डोंट नीड टू रीड दिस। बस ये याद रखना कि इट्स इन चिली, चिली चाइल्ड जो भी कह लो, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। यूरोपियन यूनियन अडॉप्ट फर्स्ट लॉ टैकलिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, वन लाइनर। ईयू ने क्या अडॉप्ट किया, फर्स्ट लॉ टैकलिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, है ना। वन लाइन, स्वीपिंग न्यू लेजिस्लेशन एम्स टू प्रोटेक्ट वुमेन इन द यूरोपियन यूनियन। जो वुमेन है यूरोपियन के अंदर जो भी कंट्रीज हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए दीज कंट्रीज हैव स्टार्टेड, सॉरी दिस यूरोपियन यूनियन हैज, जस्ट अ सेकंड म्यूट कर रहा हूँ सबको। ठीक है, ये रीड कर लेंगे हम लोग। नाटो, मैंने नाटो जब जीके टुडे पढ़ा रहा था जब मैं, तो नाटो के बारे में मैंने बताया था, 75th एनिवर्सरी है ना। और नाटो के नए मेंबर्स भी इंक्लूड हुए थे, कौन था, फिनलैंड था, है ना। सो नाटो का क्या है, 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया इस साल, है ना। नाटो वाज फाउंडेड इन 4 अप्रैल 1949 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इसका जो मेन हेडक्वार्टर है ना, वो ब्रुसेल्स में, जो बेल्जियम में लोकेटेड है। और नाटो का जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है वो कहाँ लोकेटेड है, मॉन्स बेल्जियम। तो दोनों हेडक्वार्टर्स बेल्जियम में ही है, बट एक ब्रुसेल्स में है, एक मॉन्स में है। अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट ऐसे ऑब्जर्वेशन वाली बात है। और जो नए मेंबर्स इसको ज्वाइन किए हैं नाटो को, 2000 स्वीडन, है ना। अगर कभी पूछ ले एग्जाम में कि 2024 में किसने ज्वाइन किया है एज 32nd मेंबर, इट्स स्वीडन, ठीक है। 2023 में किसने ज्वाइन किया था, फिनलैंड ने। तो दीज टू कंट्रीज हैव ज्वाइन। अब आपको एक बार इसके मैप को मैंने बताया भी था जब जीके टुडे करा रहा था, तो वहां पर बताया भी था मैप खोल के, या मैप में कैसे देखना है उसको ना, कि जो रशिया से बाउंड्रिंग कंट्रीज हैं, जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज है, तो यू विल सी कि दी स्वीडन एंड फिनलैंड आर बॉर्डरिंग व्हाट, रशिया, है ना। तो इनका खतरा क्या है, रशिया यूक्रेन वॉर, या कभी भी रशिया इन पे इन्वेड ना कर दे, सो दैट पूरा यूरोप खतरे में आ जाए, है ना। सो टू सेव गार्ड यूरोपियन सिक्योरिटी, यूरोप की सिक्योरिटी को बेसिकली, या नॉर्थ अमेरिका की सिक्योरिटी को इंश्योर करता है नाटो। सो यूरोप इज पार्ट ऑफ नाटो, है ना। सो इट्स अ कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर किसी भी नाटो कंट्री पे अटैक हुआ, सो पूरा नाटो कंट्री एक साथ इकट्ठा हो जाएगा और उस चीज को फाइट आउट करेगा। सो इट्स गोइंग ऑन बिटवीन Russia and Ukraine. It's in relation to Russia and Ukraine. These two countries have joined them in that context. So इसमें बस इतनी सी इंपॉर्टेंट बात थी, है ना, कि स्वीडन, स्वीडन याद रखेंगे, फिनलैंड नाम याद रखेंगे, बाकी नाटो का 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुआ है, इसलिए ये शायद इंपॉर्टेंट है ना। हेडक्वार्टर देख लिया, इससे ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया यूएस कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। अब जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग हुई थी ना इंडिया में, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि इंडिया, अभी यूएसए ने क्या किया है, इंडिया को बहुत सारे जो ये फोरफीटेड आइटम और रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स जो चुरा के ले गए गए थे ना, तो वो सब इनको वापस किया है इंडिया को। सो दिस इज एन एग्रीमेंट, ये पूछ लेगा, इंडिया हैज साइंड फर्स्ट एवर कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट टू प्रिवेंट एंड कर्ब इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ एंटीक्विटीज, है ना, फ्रॉम इंडिया। किस कंट्री के साथ, है ना, इंडिया एंड यूएस। वेरी इंपॉर्टेंट, वन लाइनर, ठीक है, कहीं नहीं मिलेगा, फिर सोचेंगे कि अपन कहाँ से आ गया ये क्वेश्चन। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया गया कहाँ पर, 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जो इंडिया में हुआ था, जिसके बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया था। बस इतनी सी चीज है यहाँ पर, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। कतर रिलीजेज 8 इंडियन नेवी वेटरन्स, है ना। दिस इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, है ना, बट इनको क्या, इंडियन नेवी के 8 वेटरन्स को एस्पियोनेज के चार्जेस पे अरेस्ट कर लिया गया था, और इनको डेथ सेंटेंस दे दी गई थी, है ना। तो उसको अब रिलीज कर दिया गया उन लोगों को, कतर के द्वारा। दैट्स इट। इंदस एक्स समिट, है ना, इंदस एक्स समिट कहाँ हुआ, कैलिफोर्निया यूएसए, ठीक है। इंडिया, इंदस एक्स से समझ में आ गया ना, आई, मतलब इंडिया, आई इंडिया और यूएस, है ना।
इट मार्क्स द प्रोग्रेस इन द एडवांसमेंट ऑफ अ जॉइंट डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम। अभी देखा हमने ऊपर देखा ना कि यूएस किसको एक्सपोर्ट कर रहा है, सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन है और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है। इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है और यूएस सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है आर्म्स का डिफेंस का, ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट्स का। सो जस्ट हैव अ अंडरस्टैंडिंग कि ये जो समिट चल रहे हैं इंडिया यूएस में किस लेवल पे कोलैबोरेशन चल रहा है। यू जस्ट हैव अ लुक, है ना। इन दिस समिट इज रिलेटेड टू व्हाट, डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम। कहाँ हुआ था, कैलिफोर्निया, दैट्स इट। कहानी बाकी हम समझ चुके हैं। आईडीईएक्स के बारे में कई बार बोला है ना, आईडीईएक्स नाम का एक प्लेटफॉर्म है। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू इंडिया और यूएस, कई बार बता चुका हूँ। दीज थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, नथिंग। आसियान के बारे में जिसको पढ़ना है बेसिक पढ़ लेंगे, बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन, नथिंग इज न्यू, नथिंग। इसमें भी कुछ भी नहीं देखेंगे, है ना। जो 20th आसियान इंडिया समिट हुआ है ना, सितंबर में भी हुआ था, कहाँ पर, इंडोनेशिया, जकार्ता। तो नथिंग इज इंपॉर्टेंट, है ना, बस ऐसे ही बताने के लिए बता दिया क्योंकि रिसेंट का है। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, फ्यूचर एनर्जी समिट अगेन देखो, आबू धाबी, कौन आ रहा है, यूएई, है ना, दैट्स इट, है ना। इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट सी हाउ यूएई, कल मैंने बताया था ना सेशन में कि यूएई का सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे वो एनर्जी ट्रांजिशन कर रहा है। सी, फ्यूचर एनर्जी के लिए समिट कर रहा है, क्लीन एनर्जी, है ना। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूएई, है ना, फॉर इंडिया ऑल्सो। एंड ग्लोबल लेवल पे देखो, ग्रीन हाइड्रोजन, दैट्स इट। ग्रीन हाइड्रोजन कई बार आएगा न्यूज में। तो दीज आर व्हाट, एनर्जी, क्लीन एनर्जी सोर्सेस। फोकस उस पे है अब, है ना, नॉट ऑयल। ऑयल अब एग्जिट कर रहा है, धीरे धीरे एग्जिट हो जाएगा, मतलब अभी तो नहीं एग्जिट करेगा, बट कम से कम 30 40 50 साल लगेगा। टिल देन यू ऑल विल बी ओल्ड, आई विल ऑल्सो बी ओल्ड। इटलीज एग्जिट फ्रॉम चाइनाज बीआरआई, है ना। इटली ने चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दिसंबर में छोड़ दिया है। बस अब ये पुरानी न्यूज है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फरवरी का न्यूज है। भारत मार्ट इन दुबई, है ना। दुबई कहाँ है, अगेन यूएई, देख लो, है ना। नाम याद रखेंगे, जगह के नाम भी। जाबेल अली, अभी हमने देखा था ना ऊपर, जाबेल अली जो आईएमईसी वाला कॉरिडोर बन रहा है उसमें जाबेल अली नाम आया था ना। सी, भारत मार्ट विल इंटीग्रेट रिटेल वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक फैसिलिटी विद इन द जाबेल अली फ्री ट्रेड जोन। तो फ्री ट्रेड जोन क्रिएट किया गया है वहां पोर्ट के आसपास, जहां से ट्रेड को प्रमोट किया जाएगा, है ना। तो इंडिया अपना एक वहां पर भारत मार्ट खोला है ना, दैट्स इट। द फैसिलिटी एम्स टू रिड्यूस शिपिंग कॉस्ट। आईएमईसी कॉरिडोर देखा था ना, कैसे घूम के जा रहे थे पहले, अब इधर बीच से जाएंगे, तो यहां पर क्या होगा, टू रिड्यूस शिपिंग कॉस्ट एंड ट्राइम फ्रॉम इंडिया टू अफ्रीका एंड यूरोप। सो उस कॉन्टेक्स्ट में आप देखो, उसको कनेक्ट करके देखो न्यूज को। भारत मार्ट फैसिलिटी सिमिलर टू चाइनाज ड्रैगन मार्ट। तो चाइना भी ऐसा काम कर रहा है ना, वो भी बहुत सारे कंट्रीज में अपना ड्रैगन मार्ट बनाता है, तो इंडिया भारत मार्ट बना रहा है। किस चीज पे एम है, एम शिपिंग कॉस्ट को रिड्यूस करना है और लॉजिस्टिक की फैसिलिटीज को डेवलप करना है ना, रिटेल के लिए, वेयर हाउसिंग के लिए। वेयर हाउसिंग मतलब जहां हम जमा करके रखते हैं ना, ट्रेड करना है, बड़ी बड़ी जहाजें जाएंगी, है ना, एक्सपोर्ट होगा हमारे कंट्री से, तो वो जब जाएगी तो वो कहाँ पर, जो भी चीज हमारी एक्सपोर्ट होनी है कहाँ पर, मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, वो चीज वहां से निकलेगी, तो उस चीज के लिए रिटेल वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी भी डेवलप करनी पड़ती है कंट्रीज को। सो इंडिया हैज स्टार्टेड भारत मार्ट ना। भारत मार्ट करके ऐसे और किसी चीज को टिक नहीं करवाना कि कल्चर से रिलेटेड कोई चीज होगी या कोई टेम्पल खोल दिया होगा ना, ना, ना। इट्स रिलेटेड टू एक्सपोर्ट, ट्रेड, लॉजिस्टिक्स। इतना लॉजिस्टिक याद रखना, बस लॉजिस्टिक इज द कीवर्ड। भारत मार्ट इंटेंड्स टू एक्सपीडाइट, है ना, बढ़ावा, स्पीड स्पीड अप द एक्सपोर्ट प्रोसीजर फॉर इंडियन एसएमईज, स्मॉल एंड मीडियम फर्म्स, है ना। और कब ऑपरेशन होगा, लगभग 2025 में। तो इंडिया से जो एसएमईज है, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, इनसे हमको एक्सपोर्ट भी प्रमोट करना है। हमने कल भी देखा था, लीन स्कीम है, चैंपियन स्कीम है। लीन स्कीम में हमने ये देखा था ना, एमएसएमई वाला जो कल डिस्कस किया था। लीन स्कीम क्या है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएगी। उसको कैसे बढ़ाएंगे भी, जब एक्सपोर्ट करेंगे तभी तो बढ़ेगा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। उसके लिए हमको और भी चीजें इंप्रूव करनी होती है, नए मार्केट्स देखने पड़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ता है, कंट्रीज से कोलैबोरेट करना पड़ता है, ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है। सो इन दैट कंटेक्स्ट अंडरस्टैंड दिस। ये कितने सारे उसमें एग्जाम में पूछा गया है। अभी रिसेंट 2024 में, रशिया पीस कीपिंग ट्रूप स्टार्टेड विड्रॉल फ्रॉम अजरबैजान नगोर्नो काराबाह रीजन। कई बार पूछा हुआ है, यूपीएससी के भी पीवाईक्यू में आपको दिख जाएगा ये नाम ना। सो दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट एरिया, अगेन दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट एरिया बिटवीन अजरबैजान एंड अर्मेनिया, है ना। इसको आप पढ़ लेंगे ना, दिस इज बेसिक थिंग कि नगोर्नो काराबाह रीजन के बारे में यहाँ पर बेसिक चीजें दी गई है, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें रशिया इन्वॉल्व है ना, ये रशिया इन्वॉल्व है यहाँ पर। तो रशिया ने विड्रॉ कर लिया है वहां से, इसलिए ये न्यूज में था। कब, सितंबर की बात है।
अब इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव हुआ है, नथिंग इज इंपॉर्टेंट इसमें, दिस इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन इंद्रावती, अभी हमने ऊपर ऑपरेशन वाला पार्ट देखा था ना, उसमें एक और ऐड कर लेना, ऑपरेशन इंद्रावती किस चीज के लिए, टू रेस्क्यू इंडिया इन हैती, है ना, मार्च की बात है, टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन फ्रॉम द टर्मोइल स्टिकन हैती। हैती में क्या हो रहा था, टर्मोइल, किस चीज के लिए, गैंग वॉर हो रहा था वहां, वहां पर इंडिया ने ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया था। जस्ट रिमेंबर दीज 3-4 ऑपरेशंस जो अभी 2023-24 वाले हैं, उसी में से आपका क्वेश्चन आना होगा तो आएगा, अदरवाइज नथिंग इज इंपॉर्टेंट, पुरानी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। नेपाल होस्ट फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस, है ना, किस चीज के लिए, टू प्रमोट द कंट्री एज अ सेफ एंड इंक्लूसिव डेस्टिनेशन फॉर एलजीबीटी टूरिस्ट। अभी मैंने क्या बताया था ऊपर कि नेपाल हैज आल्सो पास लॉ विद रिस्पेक्ट टू दिस सेम सेक्स मैरिज, है ना, 2024 में, तो उसी चीज को प्रमोट करने के लिए ये फर्स्ट एवर इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस है ना, रेनबो टूरिज्म, रेनबो इज एसोसिएटेड विद एलजीबीटी, है ना, जो इनके कलर्स होते हैं दैट इज रेनबो, मतलब एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड, रेनबो डाइवर्सिटी, तो उसमें कुछ भी खास नहीं है ना, कंटेक्स्ट बता दिया मैंने बस, दिस इज नथिंग इज इम्पोर्टेंट, नथिंग इज इम्पोर्टेंट। इधर ठीक है, यूक्रेन में पीस समिट, ये बहुत पुराना न्यूज़ है ना, ये हुआ भी नहीं था शायद, सो नथिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा कुछ पूछ ले कि ग्लोबल पीस समिट कहाँ हुआ था यूक्रेन से रिलेटेड, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड हमेशा मीडिएटर रहता है पीस पीस प्रोसेस में, इंपॉर्टेंट नहीं है, पुराना हो गया, शायद हुआ भी नहीं था ये, दिस इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट। ग्रीस लीगलाइजेस सेम सेक्स मैरिज, अगेन देख लो ना, फरवरी की बात है, तो कौन कौन सी कंट्रीज ने सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज किया है, दीज आर द इंपॉर्टेंट कंट्रीज, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट। यूएनएचओ, डब्ल्यू एच ओ अनवील्स गुजरात डिक्लेरेशन, है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, और ये पूछा भी जा चुका है कई बार एग्जाम में लास्ट ईयर से, है ना। ऑन सितंबर 2023 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द आउटकम ऑफ द फर्स्ट डब्ल्यूएचओ ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट, है ना, विच वाज हेल्ड इन गुजरात इन अगस्त, तो लास्ट ईयर में ये सबमिट हुआ था ना, उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो अभी रिलीज किया गया है, और उसको क्या नाम दिया गया है, गुजरात डिक्लेरेशन, ठीक है। ये समिट कहाँ हुई थी, गुजरात में, गांधीनगर में, ठीक है, लास्ट ईयर हुई थी। ये समिट इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो डब्ल्यूएचओ का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है ना, कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है, जामनगर, जस्ट रिमेंबर दिस, यही पूछा गया है आज तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस न्यूज से रिलेटेड, तो जामनगर में है ना, जामनगर, भावनगर, है ना, सो डोंट गेट कंफ्यूज, जामनगर, ठीक है, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ट्रेडिशनल पहले बताया क्या था, आयुष सिस्टम, है ना, आयुष सिस्टम, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज रिलेटेड विद दिस। ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी सबमिट हुआ था ना, दिस वाज हेल्ड इन नवंबर 2023, है ना, इसको क्या कहते हैं, कहां पर हुआ था, ब्लेसली पार्क, इंग्लैंड, और इसको यहाँ पर एक जो सबमिट का जो डिक्लेरेशन था, ब्लेसली पार्क डिक्लेरेशन, सो दिस वाज द फर्स्ट, है ना, इनॉग्रल एआई सेफ्टी समिट, तो ये पहला सेफ्टी समिट था, कहाँ हुआ था, नवंबर में, और इंग्लैंड में हुआ था, ब्लेसली पार्क, और इसकी जो डिक्लेरेशन है, जो डॉक्यूमेंट है ना, उसको ब्लेसली पार्क डिक्लेरेशन कहते हैं। सो कभी भी पूछ ले, ब्लेसली पार्क डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू व्हाट, इट्स रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। गुजरात डिक्लेर, ये कौन सा डिक्लेरेशन यहाँ देखा है ना, गुजरात डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू, इट्स रिलेटेड टू ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है। इट्स द Bletchley Park Declaration stands as the world's inaugural global agreement addressing the risk associated with frontier AI. तो बेसिकली डिक्लेरेशन का ये पर्पस है, या ये मेन थीम है। ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन इन घाना, तो ये पुराना न्यूज है ना, लास्ट ईयर का न्यूज है। तो घाना इज मेड हिस्ट्री by becoming for the first country to approve a highly effective malaria vaccine developed by scientists at the Oxford University. So Oxford University ने एक R21 मैट्रिक्स M करके एक वैक्सीन बनाई थी विच इज रिलेटेड टू मलेरिया, मलेरिया प्लास्मोडियम ना, प्लास्मोडियम, नॉट वायरस, नॉट बैक्टीरिया, मलेरिया इज रिलेटेड टू प्लास्मोडियम। इधर ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, नथिंग इज इंपॉर्टेंट हियर, नथिंग इज इंपॉर्टेंट, एक सेकंड किधर चली गई, हाँ, हियर नथिंग इज इंपॉर्टेंट। नोबेल पीस प्राइज 2024 डिक्लेयर हो चुका है ना इसी मंथ, सो विल सी द लेटेस्ट
नेम्स। तो लेटेस्ट नेम आप गूगल भी कर सकते हो, अदरवाइज जब अक्टूबर का मैगजीन देखेंगे जीके टुडे विल सी दैट। नथिंग इज इंपॉर्टेंट। आईआईटी मद्रास ये भी पुराना है ना। आईआईटी मद्रास सेट्स अप इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस। पहला इंटरनेशनल कैंपस आईआईटी मद्रास का कहाँ पर, तंजानिया में शुरू किया था, जांजीबार। जांजीबार इज इन तंजानिया। तो दिस इज ओवर। और यहाँ पर रैंकिंग इंडिसेस और रिपोर्ट, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट रैंकिंग हमने देखी थी पहले भी, रिपोर्ट भी देखी थी, यहाँ पर एक और कंपाइलेशन है, इसमें सेम चीज है जिस कंपाइल्ड है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 वाला डाटा देख लेंगे, ठीक है। 105 कौन रिलीज करता है, दैट्स इट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लिया, यूएनडीपी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो। ग्लोबल जेंडर गैप देखा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल जेंडर इनइक्वालिटी देखा हमने, यूएनडीपी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स देख लिया है ना, हेनले एंड पार्टनर्स। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, इसको भी एक बार दिमाग में रखना। ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी चीज आ जाए बिल्कुल, जो भी इंडेक्स विंडेक्स है सब मतलब अच्छे से, है ना। ग्लोबल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ऑलवेज रिमेंबर, है ना। यहाँ पर यूएनईपी अगर आ जाए, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तो इन्वायरमेंट देख के इन्वायरमेंट नहीं टिक कर देना है ना। येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी रिलीज करती है ये। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, है ना, ये भी कौन रिलीज करता है, जर्मन वॉच, बस ये नाम याद रखेंगे, जर्मन वॉच। न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, कैन, CAN। So these are organizations which releases this particular climate change performance. These two reports are important. ग्लोबल पीस इंडेक्स मैंने बता दिया, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स ये भी बता दिया, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ट्रैवल एंड टूरिज्म बता दिया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, है ना। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस रिलीज करती है, दैट्स इट। सो दिस इज ऑल डन। इंटरनेशनल रिलेशन पूरा कंप्लीट हो गया है, काफी डेप्थ में बता दिया। जस्ट हैव अ रीडिंग फ्रॉम योर ओन साइड, अपनी तरफ से भी एक रीडिंग देना है, और सब चीजें याद हो जाएंगी, है ना। दूसरी बार बस ऊपर ऊपर से कैजुअली हम देखेंगे एंड विल रिकॉल। सो दूसरा रिवीजन मुश्किल से उसमें एक एक घंटा लगेगा हर सेक्शन में, पन्ने पलटने हैं आपको और कुछ नहीं करना। स्टोरी अभी समझ लेंगे हर चीज की, और जितने भी मेजर चीजें हुई हैं आईआर में सब चीज कवर्ड हो गई। और इसके अलावा जो भी बचेगा हम लोग और मैगजीन से मैं पढ़ के ना, नॉट, आई विल नॉट पुट द बर्डन ऑन यू, आई विल एक्सप्लेन दोज थिंग्स इन सेपरेट क्लासेस या सेशंस। सो आईआर वाला पार्ट खत्म हो गया, एंड फ्रॉम नेक्स्ट क्लास, मतलब एक क्लास, like tomorrow, not day after tomorrow, so day after tomorrow we'll start with economy and we'll finish one section। एक दिन में एक सेक्शन खत्म करेंगे ताकि आप अगले दिन पढ़ सको उस चीज को खुद से, and then you can come back with a greater and good understanding next time। So that's it, this was all from today's session।